मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महदिदं प्रमोदस्थानं भवति यत् ऋषिगूढ विश्वविद्यालय पक्षतः अवधान कार्यक्रमः द्वितीयः अयम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्राङ्गणे समायोज्यते। अत्र विशिष्टतया प्रशिक्षणस्य विषये तत्र महत्त्वं प्रदत्तं वर्तते। यथा सर्वेपि छात्राः स्वस्वक्षेत्रे अवधानं प्रदाय निपुणाः भवेयुः तदर्थमेव अस्य कार्यक्रमस्य प्रयासः अस्ति। विविधेषु विषयेषु अस्माकम् अवधानं दातव्यं। कलाक्षेत्रे भवतु, संगीतक्षेत्रे भवतु, युद्धक्षेत्रे भवतु, अध्ययनक्षेत्रे भवतु, काव्यरचनाक्षेत्रे भवतु, रचनात्मक कार्यक्रमाः यत्र यत्र भवन्ति तत्र तस्मिन् सन्दर्भे भवतु। यदि विशिष्टावधानं न भवति तर्हि अस्माकं कार्ये कदापि साफल्यं नागच्छति। अत्र अस्माभिः केवलं भाषणं श्रुत्वा अन्येषां प्रवचनं श्रुत्वा गृहं गत्वा सर्वं विस्मरामश्चेत् किमपि न भवति। अस्माकम् अभ्यासः तत्र अपेक्षितः। तदर्थमेव अयं कार्यक्रमः आयोजितः। छात्रान् प्रेरयितुं ये सर्जकाः भवन्ति, सर्जनात्मक कार्यक्रमेषु मग्नाः भवन्ति, तेषां कृते विशिष्टतया अयं कार्यक्रमः अस्ति। तत्तत् क्षेत्रेषु सर्वे निपुणाः भवेयुः। यदि अवधानं नास्ति, अवधानम् इत्युक्ते मानसावधानम् इति उच्यते। मानसावधानेन सह शारीरिक अवधानमपि तत्र प्रसरति। मानसं यदि एकस्मिन् वस्तुनि तत्र तिष्ठति मानसं, तदा अन्यानि कार्याणि अस्माकं पुरतः बहूनि भवन्ति चेदपि एकत्र कार्यम् एकं सम्पादयितुं वयं समर्थाः भवामः। यदि अवधानं नास्ति तत् कर्तुं वयं न शक्नुमः। अत्र बहवः विद्वांसः, बहवः निपुणाः तत्र अवधानिनः समागत्य तेषां प्रतिभां प्रदर्शितवत्यः वयं दृष्टवन्तः। विशिष्टतया मया तत्र अहम् आदिष्टः अस्मि यत् काव्यरचना क्षेत्रे कथम् अस्माभिः अवधानं दातव्यं, किं किम् अस्माभिः क्रियते चेत् वयमपि कवयः भवितुं शक्नुमः, वयमपि काव्यानि रचयितुं प्रभवामः इत्यस्मिन् सन्दर्भे कांश्चन विशिष्टांशान् अहं तत्र उपस्थापयिष्यामि। यतः अहं कविरूपेण किञ्चित् लिखामि, तत्र लेखनावसरे कथं कष्टम् अनुभूयते मया, तत्र विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमं न हि वन्ध्या विजानाति गुरुभिं प्रसव वेदनाम् इति उच्यते। यथा वयं काव्यानि लिखामः तस्मिन् सन्दर्भे कानि कानि कष्टानि अनुभूयन्ते तेषां विषये अहं किञ्चित् अवधानं दातुं प्रयत्नं करोमि। अस्य सत्रस्य विशिष्टाः ये अध्यक्षाः भवन्ति ते भवन्ति कृष्णेश्वर झा महाभागाः, महान्तः ज्योतिर्विदः, तत्र उत्तमाः हसन्मुखाः, सर्वदा तत्र छात्रप्रियरताः एव भवन्ति आचार्याः। ते सन्ति, तेषाम् अनुमतिम् अहं स्वीकरिष्यामि। अत्र सञ्चालकरूपेण कुमार महोदयाः कुमाराः एव भवन्ति। साक्षात् ते अवधानस्य विषयाः भवन्ति। एतेषाम् उपरि अवधानं दास्यामश्चेत् यत् कदाचित् अस्माकं जीवनप्रक्रिया चलति, एतेषाम् अवधानपूर्वकमेव जीवनप्रक्रिया कदाचित् यापयितुं शक्यते अस्माभिः। तथा भवन्ति कुमाराः। तत्र अनुवाद विभागे वर्तन्ते, सर्वदा क्रियाशीलाः भवन्ति। तेषां क्रियाशीलतां दृष्ट्वा वयं क्रियाशीलतायाम् अवधानं प्रदाय एव वयं क्रियाशीलाः भवामः। गुरवः कदाचित् अवधानयोग्याः भवन्ति। अतः अवधान काव्यरचनायां के अंशाः अस्माभिः अवधेयाः भवन्ति इति अस्मिन् सन्दर्भे किञ्चित् वक्तुं तत्र प्रयत्नं करोमि। आचार्याः सम्पदानन्द मिश्र महाभागाः पश्चाद्भागे सन्ति। ते तु विशिष्टाः कवयः। तत्र विविध क्षेत्रेषु संस्कृते विज्ञानं पुनश्च प्रायोगिक क्षेत्रेषु संस्कृते ये विषयाः वर्तन्ते आधुनिक समाजे तेषां प्रायोगिकता प्रासंगिकता अस्ति वा न वा इति अस्मिन् सन्दर्भे बहूनि कार्याणि तैः कृतानि। विशिष्टतया तेषां कार्येषु अपि अवधानम् अस्माभिः दातव्यं वर्तते। आचार्याः केन्द्र साहित्य अकाडेमीतः तत्र बालसाहित्य पुरस्कारेण पुरस्कृताः वर्तन्ते। तेषां बालरचनायाः विषयेपि अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अत्र विशिष्टतया तत्र अग्रे गच्छामि, तत्र के अंशाः अत्र वक्तव्याः इति। यदा वयं काव्यानि लेखितुं प्रयत्नं कुर्मः, कदाचित् केचन कुर्वन्ति केचन न कुर्वन्ति एव। यदि प्रयत्नः न क्रियते लेखितुं न शक्यते। आदौ प्रयत्नः अपेक्षते।
प्रयत्नः अस्माकं नास्ति चेत् किमपि कार्यम् अस्माभिः न कर्तुं न शक्यते। प्रयत्नः आदौ अपेक्षते। यदा प्रयत्नः क्रियते तदा एव काव्यं तत्र मानसात् निस्सरति, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो भवति इति उच्यते। तत्र केनचित् उक्तं, वी हैव 1000 numbers of feelings in our mind. If you will not take a pen with our hand, these feelings will not come out. अस्माकं मानसे बहवः विषयाः तत्र वर्तन्ते, अनुभूतिः प्रचुरा अस्ति। यावत् बाल्यकालातः प्रारभ्य इदानीं यावत् बहवः विषयाः अनुभूतौ सन्ति। तासाम् अनुभूतीनां लेखनार्थं प्रयत्नः कथं क्रियते इत्युक्ते लेखनीं हस्ते धृत्वा एव आदौ प्रयत्नः क्रियते। लेखनीं धृत्वा तदनन्तरं चिन्तनं कुर्मः, के विषयाः जीवने मम घटिताः, के अंशाः तत्र। कदाचित् बहवः विषयाः सन्ति, परन्तु केचन विषयाः तथैव लिप्ताः भवन्ति, माने यथा माने स्मृतौ तथैव स्थास्यन्ति, कदापि आमरणं यावत् कदापि ते विषयाः तत्र हृदयात् न गच्छन्ति। ते विषयाः सर्वदा तिष्ठन्ति। तेषां स्मरणं कृत्वा चिन्तनं कृत्वा वयं यदि किमपि लेखितुं प्रयत्नं कुर्मः तदा सफलाः भवामः। आदौ अस्माभिः प्रयत्नः विधातव्यः। प्रयत्नः इत्युक्ते हस्ते लेखनीं स्वीकृत्य उपविश्य चिन्तनं करणीयं। चिन्तनं प्रधानं भवति। काव्यं यदा लिखामः तत्र चिन्तनं प्रधानं भवति, हृदयादेव आगच्छति। हृदयस्य सम्बन्धः मनसा भवति। मनसा यदि चिन्तनं कुर्मः हृदयात् बुद्धितः तत्र सर्वे विषयाः प्रस्फुटिताः भविष्यन्ति, लेखितुं वयं शक्नुमः। अतः चिन्तनं भवति। तत्र चिन्तनविषये वैदेशिकानां कश्चन अभिप्रायः वर्तते। एतत् चिन्तनं द्विविधं भवति। कदाचित् अभिसारि चिन्तनम् इति उच्यते, अपसारि चिन्तनम् इति उच्यते। अभिसरणम् इति वयं जानीमः, किमपि लक्ष्यं भवति, तं लक्ष्यं माने पुरस्कृत्य वयं तत्र गच्छामः फलं प्राप्तुं। कापि समस्या भवति जीवने, समस्यां स्वीकृत्य वयं चिन्तयामः, किमपि लेखितुं प्रयत्नं कुर्मः, तस्मिन् विषये चिन्तयामः। अतः अग्रे अग्रे वयम् अभिसरणं कुर्मः। अभिसारि अस्माकं चिन्तनम् अभिसरति। कम् अभिसरति इत्युक्ते विषयः भवति, एकः विषयः, एका समस्या, तां समस्यां तं विषयम् आधारीकृत्य वयम् अग्रे सरामः। तदनन्तरं किमपि लेखितुं प्रयत्नं कुर्मः। अरे आदौ अस्माकं चिन्तनं तं विषयं प्रति अभिसरति। विषयः अस्माभिः चितः विषयः तं प्रति अभिसरति। विषयः अस्माभिः चेतव्यः। विषयस्य चयनं कृत्वा एव अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं भवति। यदा विषयस्य चयनं कर्तुं मनः अभिसरति, अभिसरणसमये माने विषयं प्रति गमनावसरे मध्ये मार्गं मनः विषयात् कुत्रचित् अपसरति, नाम अपसारि चिन्तनम् इति उच्यते। तत्र विषयः वर्तते अग्रे, अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति, कदाचित् समुद्रः वर्तते, चन्द्रः वर्तते, अथवा सामाजिकी कापि समस्या अस्ति, कापि पीडिता महिला अस्ति, राजनैतिकं किमपि चित्रम् अस्माकं पुरतः वर्तते, समुद्रस्य लहरी वर्तते, आकाशमण्डले ग्रह नक्षत्र ताराणां दृश्यमस्ति। एतादृशेषु मनः अभिसरति। तत्र अभिसरण समये तारां विहाय, चन्द्रं विहाय, समुद्रं विहाय मनः अन्यत्र अपसरति, नाम अन्येषु विषयेषु तत्र मनः गच्छति। तस्मिन् समये तत् चिन्तनम् अपसारि चिन्तनम् इति उच्यते। एवं चिन्तनद्वये यत् अपसारि चिन्तनम्, अभिसरणं यद् वर्तते, सामान्यरूपेण चन्द्रं पश्यामः, चन्द्रः एवम् आकाशे शोभते, चन्द्रेण साकं नक्षत्राणि वर्तन्ते, आकाशः अन्धकारः दृश्यते, माने अन्धकारमयः अस्ति इति एवं प्रकारेण सामान्यं यद् दृश्यते तत्तु अस्माभिः क्रियते एव। परन्तु तत्सम तद्भव तत्र विषयाः केचन भवन्ति यत्र मनः अपसरति। कदाचित् चन्द्रं पश्यामः, चन्द्रं विहाय अग्रे चन्द्रः अस्ति, चन्द्रं विहाय मनः कुत्र गच्छति इत्युक्ते नायिकायाः मुखं प्रति गच्छति। इत्युक्ते वस्तुतः अस्माकं लक्ष्यं यत्र अभिसरणम्, अस्माकं मनः चिन्तनं यत्र अभिसरति, तं विहाय मनः अन्यत्र नायिकायाः मुखं प्रति गच्छति। इत्युक्ते तत्सम वस्तु यद् वर्तते, तदर्थमेव उपमादि अलङ्कारेषु कदाचित् प्राकृतम् एकं वस्तु भवति, अप्राकृतम् एकं वस्तु भवति। प्राकृतं वस्तु प्रति अस्माकं मनः गच्छति। मनः प्राकृतं वस्तु प्रति यदा गच्छति तद् अभिसरणं भवति, चिन्तनम् अभिसरणम् इति उच्यते। परन्तु प्राकृतं वस्तु त्यक्त्वा यदा अन्यत्र गच्छति तदा तत् अपसरणं भवति मनसः इति उच्यते। ते सर्वेपि विषयाः एकत्र संयोज्य यदा किमपि लिख्यते तत् क्रिएटिव राइटिंग इति उच्यते। तदा एव सर्जनात्मक रचना इति सा कथ्यते। सर्जनात्मक रचना प्रतिभा द्वारा आगच्छति। प्रतिभा, अभ्यासः, व्युत्पत्तिः इति त्रयं
मम्मटाचार्यस्य काव्यप्रकाशः इति ग्रन्थे एते विषयाः तत्र त्रयः विषयाः प्रतिपादिताः। प्रतिभा तत्र आगच्छति सर्जनात्मक रचनायाः कृते। प्रतिभा अस्ति चेदपि अभ्यासः पुनः निपुणता। केचन जनाः जन्मनः एव प्रतिभावन्तः भवन्ति, ते लिखन्ति। नाम बालकाः केचन तथैव लिखन्ति, आबाल्यात् ते लिखन्ति, तादृशाः कवयः भवन्ति। केचन तत्र अन्धाः भवन्ति, मूकाः भवन्ति, बधिराः भवन्ति, परन्तु काव्यादिकं रचयितुं सामर्थ्यं तेषां सविधे वर्तते। इत्युक्ते कदाचित् पूर्वजन्मनः संस्कारवशात् तादृशी प्रतिभा तेषु जन्मनः एव भवति, तदा ते लिखन्ति। विना प्रयत्नं ते विषयाः ऑटोमेटिकली आगच्छन्ति। कदाचित् उच्यते आत्मनः कदापि विनाशः न भवति। तर्हि आत्मनः विनाशः न भवति चेत् जन्मान्तरे विश्वासः अस्ति अस्माकं। यदा अग्रे जन्मनि वयं गच्छामः, अत्र ये संस्काराः अस्माभिः प्राप्ताः ते सर्वेपि संस्काराः गुणाः तत्र आत्मना साकं गच्छन्ति। अविनाभावी सम्बन्धेन ते सर्वेपि गुणाः आत्मना साकं अन्यत्र जन्मनि गच्छन्ति। ते तस्मिन् समये ते गुणाः ऑटोमेटिकली ये तत्र विचाराः पूर्वजन्मनि सन्ति, अनुभवाः सन्ति, ते सर्वेपि आगच्छन्ति। कदाचित् तद्वारा प्रतिभा तत्र जन्मनः प्रतिभा एव नूतनानि काव्यानि लेखितुं सर्जनं कर्तुं समर्था भवति, जन्मगत प्रतिभा भवति। केचन तत्र जन्मनः प्रतिभावन्तः न भवन्ति, सर्वे काव्यानि लेखितुं न शक्नुवन्ति। नरत्वं दुर्लभं लोके तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा इति उच्यते। नरत्वं दुर्लभं तत्र विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा इति उच्यते। शक्तिः सुदुर्लभा भवति, सर्वे न प्राप्नुवन्ति। तर्हि ये जन्मनः प्रतिभावन्तः भवन्ति ते पूर्वजन्मनः संस्कारवशात् ते प्रतिभावन्तः किमपि लिखन्ति। परन्तु किं वयं लेखितुं न शक्नुमः वा? अस्माकं प्रतिभा नागमिष्यति वा? आगमिष्यति। दुर्लभा शक्तिः अस्ति यद्यपि, शक्तिः नाम किमपि नूतनं लेखितुं माने सामर्थ्यं, सा शक्तिः इति उच्यते। शक्तिः कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः इति तत्र उच्यते काव्यप्रकाशे। तया शक्त्या एव वयं किमपि लेखितुं प्रभवामः। तर्हि सा शक्तिः किम् अस्माकं पूर्वजन्मनः संस्कारः नास्ति, इदानीं सा शक्तिः प्राप्तुं न शक्यते वा इति प्रश्नः आगच्छति। तर्हि तदर्थमपि यत्नः अस्माभिः क्रियते चेत् तत् यत्नेन सर्वं साध्यते इति उच्यते। सर्वेषां तत्र यदि अभ्यासः क्रियते तदा निपुणता शक्तिः एतद्द्वयं प्राप्तुं शक्यते। अभ्यासः इत्युक्ते किं, कः अभ्यासः इत्युक्ते गुरोः समीपे गत्वा काव्यानुशीलनवशात् विशदीभूते मनोमुकुरे इति यदा इति उच्यते। सहृदयाः ते भवन्ति, सर्वदा अन्येषां काव्यानि पठन्ति, अभ्यासं कुर्वन्ति। अभ्यासद्वारा प्रतिभा आगच्छति। वयमपि अभ्यासं कुर्मश्चेत् तदा सा प्रतिभा ऑटोमेटिकली तत्र दीपकवत् प्रज्वलिता भवति, अन्तश्चेतना प्रज्वलिता भवति, वयमपि लेखितुं शक्नुमः। सर्वेषां हृदये तादृशाः भावनाः वर्तन्ते। वयमपि हृदयग्राहिणः। यः काव्यं लिखति सः सहृदयः भवति, प्रस्तरहृदयः न भवति। सः काव्यं सः एव तरलहृदयः, सरलहृदयः। तर्हि अस्माकं हृदयस्य सारल्यं, सहृदयता सम्पादनीया भवति। तर्हि तत् सम्पादनार्थम् अस्माभिः यत्नः विधातव्यः। तत्र तल्लीनता अपेक्षते। तत्र यदि वयं न भवामः तल्लीनः तर्हि काव्यानि लेखितुं न सक्षमाः भवामः इति अत्र उच्यते। एवं यदा अस्माभिः प्रयत्नः क्रियते, अभ्यासः क्रियते, गुरोः समीपे उपविश्य पुनः पुनः गुरुमुखात् श्रुत्वा अन्येषां काव्यानि पठित्वा पुनः पुनः यदि अभ्यासः क्रियते तसा प्रतिभा अस्माकम् आगमिष्यति, वयं किमपि लेखितुं शक्नुमः इति अत्र उच्यते। तर्हि अभ्यासः यदा इच्छा भवति, चिन्तनम् आगच्छति, लेखितुम् अभ्यासः क्रियते, कदाचित् जन्मनः प्रतिभा अपि किञ्चित् भवति, माने सामान्यरूपेण प्रतिभा वर्तते, सामान्यरूपेण वयं बाल्यात् किञ्चित् लिखामः, अग्रे गत्वा पुनः पुनः अभ्यासं कुर्मः, तर्हि अस्माकं पटुता निपुणता माने वर्धिष्यति। तदनन्तरं वयमपि काव्यं लेखितुं प्रभविष्यामः। तदा सामर्थ्यम् आगतमिति यदा मनसि चिन्तनम् आगच्छति, यदा मम सामर्थ्यम् अस्ति किमपि लिखामि इति, तदा कुत्र कुत्र गन्तव्यं, मानसस्य सञ्चरणं कुत्र कुत्र स्यात् इति चिन्त्यते। मनः कुत्र कुत्र गच्छति चेत् काव्यं लेखितुं शक्नुमः इति अत्र उच्यते। सामान्यरूपेण कवयः माने सामान्यरूपेण न चिन्तयन्ति। कवयः किञ्चित् उपरि गत्वा चिन्तयन्ति, यद् वस्तु दृश्यते तद् वस्तु त्यक्त्वा अन्यत्र गत्वा चिन्तयन्ति, अभिसरणमपि कुर्वन्ति, मानस अपसारणमपि कृत्वा तद्विषये ये शब्दाः भवन्ति तस्मिन् विषये चिन्तयन्ति। कदाचित्
शिक्षाशास्त्रे थेमेटिकल एप्रिशिएशन टेस्ट इति अस्ति ट्याट तत्र अंतर्बोध परीक्षण विधिः इति तत्र वर्तते। तत्र किं भवति एकं चित्रं तत्र बालकस्य कृते दीयते चित्रं दृष्ट्वा कथां लिखतु कवितां लिखतु इति उच्यते। सः कथा दृष्ट्वा चित्रं दृष्ट्वा चिन्तयति इत्युक्ते तस्य चिन्तने के विषयाः आगच्छन्ति तेव विषयाः आगच्छन्ति ये विषयाः तेन अनुभूताः। तद् व्यक्तित्वं यथा वर्तते तस्य चिन्तनं मानसं यथा वर्तते तेव विषयाः। कदाचित् सः देवतानां विषये लेखिष्यति कदाचित् दुर्वृत्तानां विषये लेखिष्यति कदाचित् अश्लीलता विषये चिन्तयति। एवं मानसपटले तादृशाः विषयाः आगमिष्यन्ति अपि च अनुभूताः विषयाः आगमिष्यन्ति। कदाचित् कुत्रचित् एक्सिडेंट दुर्घटना तत्र जाता एकं तत्र बस दुर्घटनायाः चित्रं प्रदर्श्यते बालकस्य कृते। बालकस्य पुरतः यदि दुर्घटना तादृशी कापि पूर्वं घटिता आसीत् तत्र तत्र जनैः या पीडा अनुभूता आसीत् तां पीडामेव सः कदाचित् तत्रैव चित्रयति। कवीनां लेखनीषु तेव विषयाः भवन्ति अनुभूताः विषयाः। कदाचित् 70% ऑफ द राइटिंग्स सत्यता युक्तं माने लेखाः सत्यता युक्ताः वर्तन्ते तेव विषयाः मानसे आगच्छन्ति। अहमपि चिन्तयामि मया यदा लिख्यते तदा आगच्छति। पश्यतु कश्चन साइकोलॉजी जनाः भवन्ति काकः इति शब्दः भवतां कृते उच्यते काकः इति काक विषये भवन्तः लिखन्तु इत्युक्ते काकस्य विषये भवन्तः चिन्तयन्ति काकस्य वर्णः कृष्णः अस्ति वसंत कोकिलेन सह तस्य सामंजस्यं वर्तते कोकिलस्य सम्बन्धः वसन्तकाले वर्तते। काकः तु अस्माकं लक्ष्यं वर्तते। काकं प्रति काकस्य कैरेक्टरिस्टिक्स यद् वर्तते चरित्रं यद् वर्तते तत् चरित्रं प्रति मनः गच्छति परन्तु काकं त्यक्त्वा कोकिलं प्रति अपि मनः गच्छति अपसरणं भवति। कोकिलेन सह काकस्य सामंजस्यं पुनः स्थाप्यते पुनः कोकिलस्य माने स्वरः आगच्छति स्वरस्य सम्बन्धः वसन्तकालेन सह वर्तते अतः झटिति वसन्तकालः अपि मानसे आगच्छति चिन्तनपथे वसन्तकालः अपि आगच्छति अतः काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः काकपिकयोः आगते वसन्ते काले काकः काकः पिकः पिकः इति एतादृशाः श्लोकाः काकविषये लिख्यन्ते तत्र कोकिलस्यापि सम्बन्धः वर्तते इति। भवतां कृतेपि यदि तादृशाः शब्दाः भवन्तः अपि तादृशान् शब्दान् चित्वा रचनां कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति चेत् तेन शब्देन सह सम्बद्धाः बहवः विषयाः भवतां मानसे आगच्छन्ति। तदा भवन्तः शब्दचयनं कृत्वा लिखन्ति कदाचित् छन्दसः चयनं कुर्वन्ति। यदि छन्दः नागच्छति मुक्तछन्दसा लिखन्तु मुक्तछन्दः नागच्छति चेत् गद्यरूपेण लिखन्तु। गद्यं यदि दीर्घबन्धः गद्ये भवेत् इति वर्तते तथा नियमः नास्ति। सरल सावलील भाषया अपि तां कथां तत्र शब्दरूपेण परिवर्तनं कृत्वा लिखन्तु तदा एव अस्माकं क्रिएटिव राइटिंग डेवलप भवति। प्रयत्नः अस्माभिः विधातव्यः। कश्चन तत्र उत्कलीयः कविः एकं पद्यं लिखति यदा तस्य मानसे तस्य चिन्तनं किमपि लेखितुं प्रयत्नं करोति अस्माकं चिन्तनं यदि किमपि लेखितुं प्रयत्नं करोति मानसं किमपि लेखितुं प्रयत्नं करोति तदा तत् कुत्र कुत्र गच्छति कथं कुत्र कुत्र गन्तव्यम् अपि मानसेन कुत्र गन्तव्यं तत् स्थलं किम् अस्ति इति यदा चिन्त्यते तदा सः कविः लिखति बहु सरल भाषया लिखति। ओडिया भाषया यद्यपि अस्ति कदाचित् संस्कृत धर्मता अपि पद्येषु शब्देषु वर्तते इति भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। कवि हेबा पाई वासना मोहर मम वासना कवित्वं प्राप्तुं मम वासना अस्ति। कवि हेबा पाई वासना मोहर मम वासना वर्तते प्रबल भारी रे प्रबल भारी माने भारायते प्रबलायते वासना नील आकाशर पक्षिटी सम एषा वासना एतत् चिन्तनं कुत्र गच्छति इत्युक्ते नील आकाशे यथा पक्षी विचरणं करोति तथा तथैव अस्माकं मानसमपि विचरणं करोति। मानसं तत्र तत्र गच्छति कुत्र कुत्र गच्छति इति अत्र उच्यते। उडी बुलुथाये एमरो मन एतन् मम मनः तत्र विचरति कुत्र आकाशमार्गे विचरणं करोति कुत्र दुनिया पारि रे दरिया पारि एतस्मात् राज्यात् अन्यस्य राज्यस्य अन्यत् राज्यं प्रति गच्छति देशात् देशान्तरं प्रति गच्छति सागरात् सागरान्तरं प्रति गच्छति पर्वतात् पर्वतान्तरं प्रति गच्छति कुत्र कुत्र मनः न गच्छति। कदाचित् मरुभूमिं प्रति गच्छति कदाचित् सागरस्य उत्ताल तरंगे तत्र लहरीं पश्यति कदाचित् समुद्रस्य तटभागे विचरन्तः जनाः कथं तत्र स्नानं कुर्वन्ति तद् दृश्यं पश्यति कदाचित् भक्त प्रवणं मनः कदाचित् भगवतः चरणारविन्दं प्रति गच्छति कदाचित् मन्दिरं प्रति गच्छति कदाचित् भक्त हृदयं जानाति। एवं बहुधा तत्र मनसः विचरणं भवति।
तथैव भवन्तः अपि मानसविचरणं भवतां मनः यदि विचरणं करोति, कुत्र कुत्र विचरणं करोति, एतादृशेषु स्थलेषु यदि विचरणं करोति तदा काव्य रचना सामर्थ्यं भवतां सर्वेषाम् आगमिष्यति इति नास्ति सन्देहः। सः वदति उल्लास भरे बिहरुथाये विदूर देशर विधूर वाते, विधूर वातः भवति खलु, तत्र वातः प्रचलति, प्रकम्पमान वातः प्रचलति, तस्मिन् वातेऽपि मनः प्रवहति। तदनन्तरं नीलीम नभसः निस्सीम पथे दिवलोकस्य आलोक स्रोतसि लीला चंचल मेघराज्ये कदाचित् भ्रमति। वज्र बिजुली बरसा तले, वज्रस्य वज्रपातः भवति, असनिपातः, विद्युत् चलति, तत्र तत्र भ्रमति एतन् मनः। कदाचित् वज्र बिजुली बरसा तले शैल राजिर छैल देहे, शैल राजी मध्ये भ्रमति, पर्वत गुहासु भ्रमति, तत्र तत्र सुंदर वनेषु भ्रमति। कुंज वनर सबुज तोहे नगर पुरीर सौध चूळे पल्ली गाँर सरित कूळे जंत्र पुरीर बाष्प धूमे क्षिब्ध शोणित युद्ध भूमे तरु छाईहीन मरुराईजे केते काहीजे काहारी सहित प्रलाप करे काहारी सहित मेलाप करे काहारी सहित विलाप करे उड़ी बुलुथाए इच्छाचारी वनमालतिर भग्न प्रीतिः चातकस्य पूजा लग्न तिथिः मरुमूलकस्य मरुराज्यस्य नग्न भीतिः जलप्रपातस्य गानं तत्र शृणोति कृष्ण कृषकस्य आकुल निवेदनं शृणोति जीवन व्यथां शृणोति नारी हृदयस्य गोपन कथां शृणोति बालवनितायाः जीवन ज्वालां पश्यति विधवायाः साधना धारां पश्यति पतितस्य मथित प्राणान् पश्यति एवं सबुरी लुहरे सबुरी लहु अंतरेणी करई महु सर्वं क्रोडीकृत्य तत्र समाजस्य सर्वं वस्तु क्रोडीकृत्य अंतरं प्रति आनयति। तत्र यत्किमपि लहु वर्तते तत् दुःखं वर्तते तत् सर्वं मधुरूपेण आप्लावयति हृदयात्। एतद् भवति चिन्तनं। यदि एतस्मिन् विषये चिन्तयामः तदा एव किमपि लेखितुं तत्र शक्नुमः। एते विषयाः तत्र ज्ञातव्याः, तदा सरस्वती पीडिता भवति। कदाचित् मया प्रतिभा विषये उक्तम्, अभ्यासः करणीयः, प्रतिभा जन्मनः भवति, अभ्यासः क्रियते, निपुणता आगमिष्यति, काव्यशास्त्रलोकाद्यवेक्षणात् निपुणता आगच्छति। परन्तु तद्भिन्नः एकः अपरः विषयः भवति साधना। साधना इत्युक्ते देवी उपासना, तत्र भगवद् आराधना, सरस्वती साधना यदि क्रियते तदापि प्रतिभा आगच्छति। दुर्गा देवी सरस्वती गणेशः इति एतादृशाः विद्यादातारः विद्यादात्र्यः देव्यः देवाः भवन्ति। प्रतिदिनं तेषाम् आराधनं यदि कुर्मः तर्हि ऑटोमेटिकली प्रतिभा आगच्छति। शरणापत्तिः इति भक्तेः विषयः अस्ति। अस्माभिः भगवतः चरणारविन्दयोः सर्वं समर्प्य यदि किमपि लेखितुं प्रयत्नः क्रियते ऑटोमेटिकली आगच्छति। दैवी शक्तिः तत्र प्रादुर्भूता भवति, ऑटोमेटिकली आगच्छति। पूजा द्वारा, भक्ति द्वारा, ईश्वराराधना द्वारा, भगवदाराधना द्वारा, गणेशाराधना द्वारा, सरस्वत्याराधना द्वारा। अत्र उच्यते कविना भक्तः यदा अस्माभिः लेखितुं प्रयत्नः क्रियते सर्वं दुःखं क्रोडीकृत्य हृदयं प्रति आनीयते तदा अस्माकं हृदये सर्वाणि दुःखानि मधुरूपेण परिणतानि भवन्ति। तदा सरस्वती प्रीता सती वदति वत्स मम भक्त मम त्वया न विस्मृतास्म्यहम् प्रीतास्मि सेवायां तव या वीणा परिवाहिता मया मम हस्तमध्ये ददाम्यद्य तुभ्यं यतः योग्योऽस्ति भवान् नीत्वैतद् वादय मधुरस्वनेन मुग्धं भवतु निखिलं जगत् तव तेन वीणा झंकारेण। यदि सरस्वती पूजा क्रियते, सरस्वती प्रीता सती वदिष्यति, भवन्तः लिखन्तु मम वीणा अस्ति खलु, वीणां भवतां हस्ते दास्यामि, भवन्तः वीणां वादय। वीणा इत्युक्ते कविता वीणा, कविता झंकृतिः। यदि भवति तर्हि तत् स्वीकरोतु, वादय। तत्र अनेन वीणास्वनेन एव इदं जगत् मधुरायितं भवति, सर्वेपि तत्र मोहिताः भविष्यन्ति इति। एवं साधनायाः विषयः, प्रतिभायाः विषयः, अभ्यासस्य विषयः, एते सर्वेपि अंशाः तत्र उच्यन्ते। अस्माकं संस्कृतशास्त्रान्तः शास्त्रेषु एव एते विषयाः उल्लिखिताः वर्तन्ते। कवितायाः स्फुरणं कदा भवति इत्यस्मिन् विषये तत्र किञ्चिदहं वक्तुम् इच्छामि। यतः भवन्तः इदानीमेव अनुभवे आनयन्ति चेत् रचनायाः कृते प्रेरणा प्राप्यते। अत्र मया पत्रेण किमपि अधिकं वक्तुं न इच्छ्यते, अत्र प्रेरणा दातव्या। तथा that mind should be developed in your that's तत्र भवतां बुद्धौ तादृशी भावना जागृता भवेत् इति एतदर्थं मया उच्यते। कवितायाः स्फुरणं कदा? यदा दुःखजालबन्धः,
जब आप दुखी होते हैं तब आपके मन में कविता लिखने के लिए भावनाएं आते हैं। कवितायाः स्फुरणं कदा यदा शुभ्र चंद्र ज्योत्स्ना आकाशे चंद्रिका यदा वर्तते पूर्णिमायां चंद्रं दृष्ट्या चंद्रिकां दृष्ट्वा कदाचित् मानसे शृंगार रसस्य उद्रेकः भवति तदा अनुभावरूपेण कविताः स्फुरन्ति। कदाचित् रसः अस्माभिः अधीतः, विभावः अपेक्षते, अनुभावः अपेक्षते, व्यभिचारी भावः अपेक्षते इति विभावाः तत्र प्राकृतिक परिवेशः भवति, कोकिलस्य गुञ्जनं भवतु, तदनन्तरं मधुरालापः भवतु, चन्द्रिकायाः किरणः भवतु, अथवा शून्यं वासगृहं भवतु, एतादृशाः विषयाः उद्दीपयन्ति, मानसम् उद्दीपयन्ति। तदनन्तरं भवन्तः अपि तादृशेषु वातावरणेषु यदा भ्रमणं कुर्वन्ति तदा मानसस्य उद्दीपनं जायते। मानसस्य उद्दीपनं भवति चेत् अनुभावाः भवन्ति। यदि शीतलता अनुभूयते तर्हि शरीरे परिवर्तनानि दृश्यन्ते, संकोचता दृश्यते, वस्त्रं कम्बळम् इत्यादिकं स्वीकृत्य दन्तस्य कदाचित् ताडनं भवति। एतादृशाः विषयाः अनुभावाः इति उच्यन्ते। तथैव मानसे तत्र यदि तादृशे वातावरणे वयं भ्रमणं कुर्मः तदा मानसे तादृशाः अनुभावाः दृश्यन्ते। तदनन्तरं ते एव अनुभावाः शब्दरूपेण कवितारूपेण निस्सरन्ति इति अनुभवः एव भवति सः अंशः। तत्र चन्द्रिकायाः ज्योत्स्ना यदि अस्माभिः एकान्ते दृष्ट्वा ज्योत्स्नां पश्यामः, चन्द्रिकां पश्यामः तदा मानसे कविता रचनायाः कृते प्रेरणा आगमिष्यति। कवितायाः स्फुरणं कदा यदा वियोगवेदना इति, यदि कान्ता दूरे वर्तते, प्रेयसी दूरे अस्ति, अहम् एकाकी इदानीं निवसामि, कष्टं भवति मानसे, अत यन्त्रणा भवति, विप्रलम्भ शृङ्गारः यदा भवति तदापि कविता आगच्छति। तत्र लेखनी यदा स्वीक्रियते तदा आगच्छति। कवितायाः स्फुरणं कदे निर्जने भ्रमणं यदा, कवितायाः स्फुरणं कदा यदा गुरुदेव भक्तिः, मया उक्तं गुरुषु देवेषु भक्तिः अपेक्षते, तदा एव काव्यस्फुरणं भवति। कवितायाः स्फुरणं कदा यदा मानसबन्धनं भवति, मानसं यदा बद्धं भवति, मानसबन्धन बद्धं कदा इत्युक्ते एकस्मिन् विषये मानसं बद्धं भवति। मानसम् एकस्मिन् विषये बद्धं नाम किम्? नाम अन्येषु विषयेषु मानसं न प्रसरति, एकत्र एव तत्र बद्धं भवति मानसं। तत् लावण्यम् इति उच्यते। लवणं किं भवति? यदि कुत्रचित् मृदुभाण्डस्य उपरि लवणं संस्थापयामः, कियद्दिनादनन्तरं तत् भाण्डं नष्टं भवति, लूनं भवति, छिन्नं भवति। लावण्यमपि तथैव। लावण्यम् इत्युक्ते सौन्दर्यं तत्र इति उच्यते। यदा अस्माभिः किमपि नूतनं काव्यं लिख्यते तत्र सौन्दर्यम् अस्माभिः सम्पादनीयं। सौन्दर्यं नाम किं? यत् पठित्वा कवेः सहृदयस्य मनः तत्र विषयान्तरेषु न गत्वा एकत्र बद्धं भवेत्। इत्युक्ते मानसस्य बद्धता तत्र स्यात्। मानसः एकत्र भवति, अन्यत्र छिन्नं कृत्वा अस्माकं मानसं विषयान्तरात् छिन्नं कृत्वा एकत्र आनीय बध्नाति। इत्युक्ते लूनाति छिनत्ति इति उच्यते। लवणस्य भावः लावण्यम् इति उच्यते। तत् लावण्यमेव काव्यस्य प्रमुखः अंशः। तत्र प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्तुस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु। अङ्गनासु प्रत्यक्षिकं तत्र सुन्दर शरीरं वर्तते, आभूषणानि तत्र वर्तन्ते, पुनः वस्त्राणि अपि सुन्दरवस्त्राणि तेन धारितानि सन्ति। एतद् अतिरिच्य अवयवान् त्यक्त्वा, आभूषणानि त्यक्त्वा एकं सुन्दरं किमपि लावण्यं वर्तते। लावण्यं तु चक्षुषा द्रष्टुं न शक्यते, तत् लावण्यं मानसेन अनुभूयते। एवं मनः तत्रैव लावण्ये तत्र निमग्नं भवति, बद्धं भवति। तस्मिन् समये वयं काव्यं लेखितुं शक्नुमः। तदा अस्माभिः तादृशी परिस्थितिः अस्माभिः तत्र रचनीया भवति, येन अस्माकं विकासः काव्यस्य भवेत्। पुनः कवितायाः स्फुरणं कदा बुद्धेश्च स्वच्छता यदा, कवितायाः स्फुरणं कदा भावे तल्लीनता यदा। तल्लीनाः भवामः, येषां काव्यानुशीलनवशात् विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता, ते एव सहृदय संवादभाजः सहृदयाः भवन्ति। वही सहृदय होते हैं जो उसमें डूब के रहते हैं। आप उसमें डूब के रहिए, उसके बारे में सोचिए, सोचते सोचते आप उसके बारे में और भी सोचिए। गभीर सोचना। यानेव शब्दान् वयमालपामः यानेव चार्थान् वयमुल्लिखामः तानेव विन्यास विशेष भव्यैः संलापयन्तो कवयो जयन्ति। जो छोटे छोटे बात, साधारण बात हम सोचते हैं, जिसके बारे में साधारण रूप से आपस में बातचीत करते हैं, उसी विषय को सोचते सोचते अलंकार, रस, गुण आदि का सन्निवेश करके कवि लिख देता है
और वही कवि विजय को प्राप्त करता है। इसी तरह के कवित्व शक्ति को आपको अपने में बढ़ाना है। तो बढ़ाएंगे तो उसी वातावरण में आपको जाना पड़ेगा, इनके बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक आप इनके बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप कविता नहीं लिख सकते हैं। अनुभूति के विषय में बता रहा हूं। न स्फुरति कविता तदा कार्येषु व्यस्तता यदा कवितायाः स्फुरणं कदा चिंतने दक्षता यदा कवितायाः स्फुरणं कदा तुलायां प्रौढ़त्वं यदा कंपैरेटिव माइंड इति उच्यते। तुलनात्मक दृष्टि न भवति चेत् अस्माभिः कविता लेखितुं न शक्यते। चंद्रः अस्ति सामान्य जनाः अपि चंद्रं पश्यन्ति, अहमपि पश्यामि, भवन्तः भवत्यः अपि चंद्रं पश्यन्ति, परन्तु चंद्रेण साकम् उपमित वस्तूनि यानि वर्तन्ते तेषां दृष्टिः न गच्छति अस्माकं। यदि गच्छति सहृदयाः भवन्ति, तुलनात्मकं कुर्वन्ति, जीवने समस्याः भवन्ति, समस्यानां तुलना अस्माभिः क्रियते, समस्यानां तुलना केन सह कर्तुं शक्यते इति चिन्तनीयम्। तत्र तत्र अंधकारः भवति, तत्र मेघः भवति, मेघमय जीवनम् इति उच्यते। मेघाः तत्र समस्या बहुल जीवनेन साकं तत्र तेषाम् उपमा क्रियते, मेघानाम् उपमा क्रियते। एवं तुलनात्मक दृष्टिः यदि न भवति अस्माभिः रचना कर्तुं न शक्यते। कवितायाः स्फुरणं कदा वाग्देव्याः प्रसादः यदा, मया उक्तं कवितायाः स्फुरणं कदा यदा समाजात पीडनं यदा, कवितायाः स्फुरणं कदा प्राक्तनः संस्कारः यदा, प्राक्तनः इत्युक्ते पूर्वजन्मनः संस्कारः भवति, कवितायाः स्फुरणं कदा पटुत्वे वीक्षणं यदा, ईक्षणे प्रत्येकं वस्तु द्रष्टुम अस्माकं पटुता भवेत्। एक वस्तु को देखने के लिए उसके अंतः चेयर देखते हैं, इस चेयर के अंदर कोई जीवन शक्ति को डाल के चेयर का क्या जीवन है, मुझे उठाते हैं लोग, मुझे इधर फेंकते हैं उधर फेंकते हैं, कभी वहां पे बैठ के अपना भार मेरे ऊपर लादते हैं, इसके बारे में एक चेयर के ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं। किसी भी वस्तु जो अपदार्थ हैं, जो मतलब पदार्थ हैं, जड़ जीव हैं, जड़ पदार्थ हैं, उनको हम देखेंगे, चिंतन करेंगे, उसके बारे में जीवन शक्ति को मिला के मानव जीवन को माने उसके साथ जोड़ के हम उसका वर्णन कर सकते हैं। सिगरेट के बारे में किसी ने लिखा है, सिगरेट, किसी ने समुद्र के बारे में लिखा है, लहरों को जीवन के साथ मिला के उसने अपना जीवन, वंशी को मैंने लिखा हूं, वंशी विनोदः इति एकं शतक काव्यं मम अस्ति, तत्र मया लिखितम्। एतादृशाः केचन अंशाः तत्र भवन्ति। अतः निपुणता, अभ्यासः, प्रतिभा, अभ्यासः क्रियते, निपुणता आगच्छति, तत्र प्रतिभा वर्धते। तर्हि अत्र निपुणता संपादनीया। दट माने कविता लिखने के लिए हमारे पास निपुणता कैसे आएगी? इतिवृत्त कवितायाः प्रथमं सोपानं भवति विषय चयनम्। हमको एक विषय लेना है। विषय के लिए बहुत से विषय हैं, क्या क्या विषय ले सकते हैं उसके लिए बहुत से विषय हैं। चंद्रः अस्ति, सूर्यः अस्ति, गगनम् अस्ति, मेघः अस्ति, विद्युत् वर्तते, ताराः वर्तन्ते आकाशे, तदनन्तरं चंद्रे कलङ्कः अस्ति, उद्यानं वर्तते, उद्याने पुष्पाणि वर्तन्ते, समुद्रः अस्ति, समुद्रस्य लहर्यः वर्तन्ते, समुद्रस्य तटप्रदेशः अस्ति, पर्वतः वर्तते, पर्वतस्य उपरि चूडभागे पक्षिणः भ्रमन्ति, चंद्रः सूर्यः तत्र अस्तं गच्छति, सूर्यः उदयं प्राप्नोति इति। कापि नायिका वर्तते, कोऽपि नायकः अस्ति, पुराणे कथाः भवन्ति, पुराणेषु प्रसिद्धाः कथाः वर्तन्ते, रामायणं रचितं वाल्मीकिना। तदनन्तरं तत्र यदा सः वाल्मीकिः रामायणं रचितवान्, तस्य प्रथमसर्गं भवन्तः पठन्तु। प्रथमसर्गे सः नारदः वाल्मीकेः समीपम् आगच्छति। वाल्मीकिः तं पृच्छति यत् मम मनसि इदानीं किमपि लेखितुम् आगच्छति, एकं जनम्, एकं नृपम् आधारीकृत्य, तत्कालिकः कश्चन राजा भवति चेत् मम कृते वदन्तु, अहं तस्य चरित्रम् आधारीकृत्य किमपि लेखितुम् इच्छामि इत्युक्ते वाल्मीकिः पृच्छति नारदं। नारद सः पृच्छति, तादृशः कोऽपि जनः अस्ति वा, सत्यवान् यः भवेत्, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके इति। एवं प्रकारेण तादृशस्य चरित्रवतः पुरुषस्य विषये सः पृच्छति। तादृशः कोऽपि सत्यवान्, धर्मवान्, न्यायवान्, प्रेमी तथा समाज प्रेमी अथवा भ्रातृप्रेमी तथा तादृशः कोऽपि पुरुषः अस्ति चेत् तस्मिन् विषये मम कृते वदन्तु, अहं तद्विषये लेखितुम् इच्छामि। नारदः वदति, अहं जानामि इदानीं ये राजानः वर्तन्ते, वाल्मीकिः तत्र यदा आसीत् तस्मिन् समये अन्येपि राजानः आसन्, अन्यत्र राज्यशासनं कुर्वन्तः आसन्, परन्तु तत्र वाल्मीकिः रामचन्द्रमेव स्व काव्यस्य नायकरूपेण चित्रितवान्, तस्य जीवनवृत्तान्तम् एव लिखितवान्। यत् तेन लिखितं तस्मिन् समये त्रेतायुगे इति अस्माभिः उच्यते, सहस्रवर्षेभ्यः प्राक् यत् काव्यं तेन लिखितं, तत् काव्यम् इदानीमपि जनानां हृदये वर्तते।
सर्वे इदानीं रामायण न केवलं भारतवर्षे विश्वस्य सर्वत्र कोणे प्रकोणे तत्र रामायणं पठ्यते, रामायणचरित्रम् आत्मने आद्रियते इति, रामस्य चरित्रम् आद्रियते। अतः तादृशं चरित्रं तेन स्वीकृतं। कथावस्तु यदा अस्माभिः कथावस्तुनः चयनं क्रियते तदा सः बहुधा चिन्तितवान्। तत्र महर्षिः नारदः तम् उक्त्वा गतवान्। तर्हि सः रामचन्द्रस्य विषये उक्तवान्, तर्हि अहं किं करोमि इदानीं, तस्मिन् विषये कथं लिखामि इति विचिन्त्य तद्विषये किमपि न जानामि। रामचन्द्रः कदा जातः, तस्य माता पिता भ्रातरः, तस्य पूर्वजाः, तदनन्तरं तत्र अयोध्यानगरस्य विषये भवतु, कुत्र कुत्र गतवान्, सीतायाः अपहरणं जातं, तत्र लङ्कायां गत्वा युद्धं कृतवान्, किष्किन्धायां तत्र सन्धिः जाता। एते सर्वेपि विषयाः तस्य मानसे आगताः। कथम् इत्युक्ते सः तस्य उपरि चिन्तनं कृतवान्, तत्र तत्र गत्वा तद्विषये पृष्टवान् स्यात्। कदाचित् सामाजिकाः तस्य आश्रमं प्रति आगच्छन्ति स्म। उस समय आश्रम बनाए थे तो लोग भी उसके आश्रम में आते थे और दूसरे मुनि ऋषि भी आते थे, कुछ राजा लोग आते थे। ये भी अयोध्या में गया होगा, अयोध्या में जाके रामचंद्र जी के बारे में जाना होगा, प्रजाओं के मुख से सुना होगा कि कैसे त्यागी पुरुष थे रामचंद्र, रामः विग्रहवान धर्मः इति उच्यते। वहां सीता के विषय में, जनक के विषय में और दूसरे वृत्तांत वो सुना होगा और सारे वृत्तांतों को एकत्रित करके फिर बाद में शब्दों का चयन करते हुए वाल्मीकि ही कवि कोकिलः इति उच्यते, सारे शब्दों को एकत्रित करके जो सामाजिक विषय थे सबको क्रोडीकृत, सबको एकत्रित करके उन्होंने रामायण लिखा। कितने सरल भाषा से अनुष्टुप छंद में लिखा है। अनुष्टुप मानिषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम इति श्लोकात् रामायणस्य प्रसंगः आगतः इति उच्यते। प्रथमः अनुष्टुभा रचितः अयं श्लोकः। भवन्तः अपि अनुष्टुप छन्दसा लिखन्तु, प्रयत्नं कुर्वन्तु, तेन एव अभ्यासः भवति। एवं प्रकारेण तत्र विषयवस्तु अस्माभिः आदौ स्वीक्रियते। किमपि एकं विषयवस्तु कुतः इतिवृत्त प्राप्त्यर्थं लोकवृत्तस्य अध्ययनं। पहले हमको समाज को पढ़ना है, लोकवृत्तम तत्र अस्माभिः अध्येतव्यं भवति। लोकवृत्तों को, लोकवृत्त मतलब क्या है? यहाँ अतीत वर्तमान भविष्यत जितने भी समय हैं, उन समयों में जो राजा लोग आए थे, वहां पे क्या क्या सामाजिक घटनाएं घटे हैं, उन सबको आप याद कीजिए। याद करके शॉर्ट नोट कीजिए डायरी में शॉर्ट नोट करते करते लिखते रहिए और बाद में आप उसका छंद चयन करके बाद में उसको लिखेंगे। पहले जो विषय वस्तु है उसको एकत्रित कर लीजिए। काव्यों में काव्यांतर से भी आप एक विषय, शकुंतला को लेकर आप फिर एक काव्य लिख सकते हैं, दुष्यंत को लेकर आप फिर एक काव्य लिख सकते हैं, दुर्वासा को लेकर आप फिर एक काव्य लिख सकते हैं। कोई माने प्रतिबंध नहीं। अपारे काव्य संसारे कविरेक प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। वो लिखता रहता है, कुछ भी लिखता है, अपने हिसाब से वो लिखता है, लेकिन सामाजिक समस्याओं को आधार मान के लिखता है, क्योंकि ये तो आदर्श है ना, काव्य समाज का आदर्श है। इसी में समाज का मुख दर्शन हम करते हैं, समाज इसी में प्रतिबिंबित होता है और समाज को लेके ही काव्य लिखे जाते हैं। परस्पर परिपूरक हैं। समाज को छोड़ के काव्य नहीं है और काव्य को छोड़ के समाज नहीं है। वयम सर्वे भी सामाजिकः। हमारे सारे रॉ मटेरियल, काव्य का जो घर बनाएंगे उसका सारा रॉ मटेरियल हमको कहाँ मिलेगा? वो तो मिलेगा हमको समाज से ही मिलेगा ना। जब समाज में हमारे मन को प्रसारित करेंगे, काव्यों में अपने मन को प्रसारित करेंगे, सारे रॉ मटेरियल हमको मिल जाएगा। रॉ मटेरियल माने जैसे घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और ये सब जरूरत होता है ना घर बनाने के लिए, वो पहले का संग्रह करेंगे तब तो घर बनाएंगे। तो वो रॉ मटेरियल पहले हमको संग्रह करना है। इतिहास, पुराण और काव्य, कविताएं, बहुत से ग्रंथ और दूसरे, जैसे हम खाली संस्कृत के ग्रंथ पढ़ेंगे ऐसा नहीं है। वैदेशिकों के द्वारा भी बहुत से काव्य कविताएं लिखे गए हैं, उनको भी पढ़ेंगे। उनके सामाजिक, उनके दार्शनिक चिंतन धारा को भी हम समझेंगे और लेके उसको लिखेंगे। तत्वोपस्थापना, जब तत्व लिखेंगे तो शास्त्र, चतुर्वर्ग गजतुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम अध्ययनम अस्माभिः करणीयम् इति मम्मटेन उक्तम्। स्वर विधानम अस्माभिः तत् कदाचित् लयः, तदनन्तरं स्वरः, छन्दः, रागः, तालः इति एतेषां चयनम् अस्माभिः करणीयम्। गीतगोविन्दं जयदेवेन रचितम्। एकस्य नूतन अध्यायस्य सृष्टिः तेन कृता। कदाचित् गीतिकाव्य परंपरायाः आदिस्रष्टा जयदेवः इति उच्यते। शंकराचार्यः ततपूर्वं भजगोविन्दम् इत्यादिकं शंकराचार्येण लिखितं। भजगोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते, इस तरह के काव्य भी लिखे गए थे। शंकराचार्य जी लिखे थे 9वें शतक में। फिर 11 शतक में गीत गोविंद लिखा गया जयदेव ने। यदि हरि स्मरणे सरसम मनः, यदि विलास कलासु कुतूहलम,
सरस कोमल कांत पदावलिम सुनु तदा जयदेव सरस्वती कहा। उन्होंने वहां पे बहुत से छंद ताल का प्रयोग किया, राग ताल छंद का प्रयोग किया, और उसी को अनुकरण करके आप अनुकरण भी कर सकते हैं। मेघदूत किसी ने लिखा, मेघदूत को देखे दूसरे कवियों ने भी दूत काव्य लिखा, बहुत से दूत काव्य लिखे हैं, शताधिक दूत काव्य लिखे हैं। किसी ने मन को दूत के रूप में भेजा, किसी ने हंस को दूत के रूप में भेजा, किसी ने पवन को दूत के रूप में। मैं तिरुपति में हूं, मेरे पत्नी पुरी में उड़ीसा में है, तो मैं यहाँ मेरे पत्नी के लिए किसको भेजूं दूत के रूप में? तो मैंने मेघ को तो नहीं भेजूंगा, क्योंकि मेघ को तो पकड़ लिया है कालिदास ने और यक्ष ने उसको पकड़ लिया। तो मुझे किसी को दूत बना के भेजना है, तो मैं किसी ने बायस को कौवे को भेजा, क्योंकि काव जाके घर के सामने बैठ के का करता रहता है ना, तो इसलिए कौवे को पकड़ा और आप जाओ, आप घर के सामने जाके मेरे बारे में बताओ। तो बायस दूतम के नचित रचितम। किसी ने हनुमान को दूत बनाया, क्योंकि हनुमान को सीता राम जी ने पकड़ लिया और राम जी ने हनुमान को दूत करके सीता जी के पास भेजा। किसी ने मन को दूत बनाया। तो इसी तरह से अलग अलग लोग अलग अलग वस्तुओं को, पदार्थों को, क्योंकि कामार्ता ही प्रकृति कृपणाः चेतना चेतनेषु इति उच्यते। यदा कामार्ताः भवन्ति मनुष्याः यदा विरह वेदनया पीड़िताः भवन्ति। क्या चेयर क्या टेबल कुछ समझ में नहीं आता है, माने कहीं ना कहीं सब में जीवनता दृश्यते, तत्र सर्वेषु जीवनता दृश्यते। तो इस तरह से उन्होंने एक एक पदार्थ को दूत के रूप में भेजा। तो आप भी किसी पदार्थ को पकड़ के दूत के रूप में भेजिए। आप शादीशुदा जो हैं वो ठीक है, जो शादीशुदा नहीं है, कदाचित किसी ने पढ़ने के लिए श्रृंगेरी चली गई, कोई चला गया, तो आप उसके लिए भेज सकते हो। तो इस तरह से प्रेम पत्र किसी के साथ भेजने के लिए हम रचनात्मक दृष्टि वहां डाल सकते हैं। तो इस तरह से छंद राग ताड़ा आदि का अध्ययन करना होगा। वाक्यगत तो शुद्धता होनी चाहिए। आप जब भी कोई काव्य लिखते हो, जब व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो आप क्या लिखेंगे? बहुत से काव्य आप लिखेंगे लेकिन बहुत से दोष होंगे। प्रयोग शरणाः वैयाकरणाः भवन्ति, कुमार मिश्र महोदय वैयाकरणाः भवन्ति, किमपि लिखामश्चेत् आदौ कुमारः पश्यतु अत्र दोषाः सन्ति वा न वा, वयं साहित्यिकाः सहृदयाः साहित्यिकाः भवन्ति, ते तु शब्दजाले न प्रविशन्ति, न तु शब्दाडम्बरं किमपि न इच्छन्ति। तत्र तत्र बहवः शब्दाः व्याकरणशास्त्रे वर्तन्ते, तत्र तत्र प्रौढाः शब्दाः अपि वर्तन्ते। तेषां चयनं न कृत्वा सरल शब्दान् चित्वा वयं काव्यानि लेखितुं शक्नुमः। यत् सरल शब्देषु साधारणजनाः सम्यक् रूपेण तत्र तेषां मनः प्रविशति। सरल शब्दानां चयनम् अस्माभिः करणीयम्। एकम् उदाहरणं तत्र मया उच्यते। सम्पदानन्द मिश्र महोदयाः सन्ति, शिशुगीतानि बहु सुन्दरतया तैः रचितानि। बालानां तत्र विषये, बालकविता विषये बहु तत्र अवधानं तैः दत्तमस्ति। यथा तत्र क्लिष्टशब्दः न भवेत्, तत्र युक्ताक्षराणि न भवेयुः, तत्र वर्णमयता भवेत्, हृदयं यथा स्पृशति तथा गीतमयता भवेत्, लघु लघु छन्दांसि भवन्ति, भवन्तः जानन्ति वा न वा, लघु छन्दांसि भवन्ति। यथा गजगतिः इति छन्दः वर्तते, मत्ता इति छन्दः वर्तते, तादृशानि छन्दांसि बहूनि वर्तन्ते, लघु छन्दांसि, अल्पानि अक्षराणि रायंशुवत् चलन्ति। मया तत्र सामान्य रूपेण गणपति वंदना शिशुः कथं करोति, अत्र विना युक्ताक्षराणि विना कविता अत्र रचिता, कुत्रापि युक्ताक्षरं नास्ति। गणपते तव पदे मम मनो विहरतां, कुरु सदा शिशुमतिं पटुतमां चपलतां, भव कृपा कर गजानन विनायक शिशुं, कुपथगं न कुरु मां पठन पाठनरतं मां कुपथगं न करोतु। हरमदं भरसुधां मधुरतां वचनजां, कठिनता सरलता गुरुपथे कुरु कृपां, विकिरमे पथि सोमं भवतु कोमलमयं, हृदयजे तमसि मे रचय दीपकलयं रचय। सुखय मूषकपते, हे मूषकपते सुखय, सुखय मूषकपते नय सुमोदकमहो, तव सुखे मम सुखं भव सुखी शिवसुत। सरलतया एतादृशानि पद्यानि भवन्तः अपि रचयितुं शक्नुवन्ति। तथा व्याकरणस्य ज्ञानं नापेक्षते। सामान्यं व्याकरण ज्ञानं यावद् अस्ति अस्माकं सविधे तावद् व्याकरणं स्वीकृत्य अस्माभिः लेखितुं शक्यते। तत्र सरस्वती वन्दना अपि अत्र सामान्य रूपेण मत्ता छन्दः अस्ति। वीणा हस्ता कुरु मधुबाणीं, वाग्देवी त्वं वस मम मत्ते, विद्यालोकं रचयत मिश्रां, दूरं नीत्वा प्रविचर चित्ते, विद्यादात्री करगत विद्यां, देहि त्वं नो भव सुखदात्री, हंसारूढ़ा
धवलसु वस्त्रा स्वच्छं चित्तं कुरु शिशुधात्री देहि त्वं मे तव गुणराजिं विश्वे सम्राजतु मम कीर्तिः इंदुं कुंदं जयतु तुषारं रूपं स्वच्छं जननि बिभर्ति पाहि त्वं स्ववरदकरेण क्रोडे नीत्वा चपल शिशुं मां पीयूषं पायय जननीवत् तिक्ता वाणी न भवतु तातः न भवतु मातः। एवं प्रकारेण राइम्स यथा भवति तथा अस्माभिः कविताः अपि लेखितुं शक्यन्ते। तथा अस्माकं प्रयत्नः भवति। विषयवस्तु चित्वा तत्र छन्दः इत्यादिकं स्वीकृत्य वाक्यगत शुद्धतां सम्पादयितुं व्याकरणं किञ्चित् पठितव्यं भवति। पठपुत्र व्याकरणम् इति उच्यते। व्याकरणं विना किमपि न भवति। किमपि रचनात्मकं कार्यम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते कविता विषये विशिष्टतया। कविता न प्रसरति, प्रसृतं चेत उपहसनीयं भवति। अगर एक व्याकरण दोष वहां पे रह गया है, चित्त संस्कृति दोष बोलते हैं उसमें। चित्त संस्कृति दोष माने व्याकरण में जो प्रसिद्ध है, पाणिनीय व्याकरणादिषु जो जे शब्दाः प्रसिद्धाः सन्ति तेषामेव प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। कदाचित् कोशेषु माने पुल्लिंगे पद्म शब्दस्य व्यवहारः अस्ति। माने पद्म शब्दस्य व्यवहारः पुंलिंगे अपि कर्तुं शक्यते, नपुंसकलिंगे अपि कर्तुं शक्यते। वा पुंसि पद्मम् इति उच्यते। परन्तु पद्मः इति पुल्लिंगे प्रयोगः कुत्रापि नास्ति। सर्वैः प्रायशः नपुंसकलिंगे एव क्रियते। अस्माभिः कोशे अस्ति इति विचिन्त्य तस्य शब्दस्य चयनं कृत्वा अस्माभिः न लेखनीयम्। एतादृश स्थलेषु कोशः अपि अस्माभिः, कोशस्य अध्ययनमपि अस्माभिः, अमरकोशः विशिष्टतया अस्माकं ओडिया भाषायाम् उच्यते अमर जुमर निठै घोष आउ सबु पाठ चालरे खोष। अमरकोशः वर्तते, जुमर व्याकरणम् इति वर्तते। जुमर व्याकरणं यथा पाणिनीय व्याकरणम् अस्ति तथैव अस्ति। तत्र सूत्राणि अपि तथैव रचितानि, परन्तु तत्र तस्य रचयितुः प्रतिभा, स्वकीय प्रतिभा वर्तते। सः सूत्रेषु प्रयुक्तानि पदानि अक्षराणि सर्वाणि स्वकीयस्य एव वर्तन्ते। जुमर व्याकरणं पठन्तु, अमरकोशं च पठन्तु। अत्र जुमर व्याकरणं त्यक्त्वा पाणिनीय व्याकरणं पठामः। तत्र लघु सिद्धान्त कौमुदी अस्ति। लघु सिद्धान्त कौमुदी द्वारा एव सर्वम् आगच्छति, अन्यत्र आवश्यकता नास्ति। अहं लघु सिद्धान्त कौमुदी यावदेव अहं तत्र अध्ययनं कृतवान्। सिद्धान्त कौमुदी अपि मया नाधीता। तथापि तत्र किञ्चित् लिखामि, तत्र शब्दाः आगच्छन्ति। तादृशेषु कठिनशब्देषु न भ्रमामि, मम बुद्धिं तत्र न प्रसारयामि। सामान्य रूपेण ये शब्दाः वर्तन्ते तेषां चयनं कृत्वा एव साधारणजनाः प्रसाद गुणगुम्पित काव्यमेव अस्माभिः रचनीयं। यत्र शुष्केन्दन इवानलः इति उच्यते। यथा माने अग्निः शुष्ककाष्ठेषु झटिति व्याप्नोति, प्रसरति, तथैव कविता अस्माभिः या कविता लिख्यते सा झटिति सहृदयस्य हृदयं यथा प्रविशति तथा अस्माभिः कविता रचनीया। नाम सरल भाषया मुक्त माने पदानि कृत्वा दीर्घ समासानां प्रयोगं न कृत्वा सरल भाषया माधुर्य गुण संपन्न पदानां प्रयोगं कृत्वा अस्माभिः कविता लेखनीया। वैदर्भीरीतिः तत्र भवेत्, माधुर्य गुणः तत्र भवेत्, प्रसाद गुणः तत्र ओजो गुणः भवति चेत् वीररसादिषु भवति। औचित्यम् अस्माभिः सम्पादनीयम्। एवं काव्यसोपानं ज्ञातुं रचना कौशलं च अभिवर्धयितुम् इतरेषां कवीनां काव्यानां परिशीलनं करणीयम्। इतरे ये कवयः भवन्ति तेषां काव्यानां परिशीलनम् अस्माभिः करणीयम्। यदि न पठामः ते कथं लिखन्ति इति न जानीमः। तेषां पठनम् काव्यं पठित्वा कदाचित् तत्र दोषः अस्ति, यत्र गुणाः भवन्ति, तत्र हंसक्षीरन्यायविवेकः वर्तते। यथा हंसः कदाचित् अस्मिन् प्रसङ्गे तु विवादः भवति। हंसक्षीरात् नीरं स्वीकरोति वा न वा इति विवादः सर्वदा दृश्यते। वस्तुतः अस्ति वा न वा इति न ज्ञायते, परन्तु अयं न्यायः अस्माकं प्रसिद्धः अस्ति। माने सारं वस्तु स्वीकृत्य गुणान् स्वीकृत्य दोषान् त्यक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र अन्येषां काव्यानि पठामः। जो दूसरे काव्य पढ़ते हैं, आप इतने देखिए कितने कम बच्चे हैं यहाँ आते नहीं पढ़ने के लिए, सुनने के लिए नहीं आते हैं। वो वस्तुतः उनकी हानि है। ये जो यहाँ पे आप बैठे हैं, दो शब्द सुने हैं, कभी आप दो बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं यहाँ प्रवचन देते हैं। ये सेमिनार का महत्व बहुत होता है। कभी हमारे कुलपति जी इतने सेमिनार आयोजन करते हैं, लोग बच्चे यहाँ पे अहमहमिकया तत्र बालकाः अत्र बालिकाः आगच्छेयुः, ते नागच्छन्ति, तेषामेव हानिः भवति, तासां हानिः भवति। वो कुछ जान नहीं पाते हैं क्या होता है संसार में, क्या क्या लोग करते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। संपदानंद मिश्र जी कभी 4-5 साल 10 साल पहले यहाँ आए थे। उनका वो हास्य कवि हैं, बढ़िया बढ़िया जोक सुनाते हैं और
इतने हास्य कथा कहेंगे कि आपका पेट फट जाएगा हंस हंस के। तो ऐसे हैं हमारे प्रतिभावान कवि ये और क्रिएटिव राइटर हैं वो। तो वो जब आए थे यहाँ पे, हम तब पढ़ रहे थे, तो छोटे छोटे हम थे, तो जब वो बोलते थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है संस्कृत के ऊपर, उन्होंने बता रहे थे कि देखिए ये जो छंदों का प्रयोग और ये जो प्रोनाउंसिएशन संस्कृत से कैसे किया जाता है, वर्णमाला का प्रयोग करके डॉक्टर लोग उसका कैसे उपयोग करते हैं, उसके बारे में वो बताए थे। आज भी याद है, हम उनका याद करते हैं, जब भी काव्य लिखते हैं तो उनको स्मरण करते हैं, और वो कैसे सरलता से काव्यों को लिखते हैं। तो उनके मार्ग पे हम चलते हैं। तो इसी तरह से जो लोग यहाँ पे आते हैं, प्रतिभावन्तः जनाः ये अत्र आगच्छन्ति, विद्वांसः ये आगच्छन्ति, यत्किमपि वदन्ति अस्माकं कृते ते किं कुर्वन्ति इति न पश्यामश्चेत् अस्माभिः किं लेखितुं शक्यते। अस्माकं तथा प्रतिभा नास्ति, तर्हि प्रतिभा संवर्धनीया नाम एतेषामेव अनुकरणम् अस्माभिः करणीयम्। एतेषाम् अनुकरणं यदि न भवति, एतान् यदि न अनुकुर्मः, तर्हि अस्माकं तत्र प्रतिभायाः विकासः न भवति। यथा वयं कूपमण्डुकाः तथैव कूपमण्डुकाः भवामः, किमपि लेखितुं न शक्नुमः, किमपि कर्तुं न शक्नुमः, केवलं परीक्षानन्तरं वृत्तिः, वृत्त्यनन्तरं परन्तु समाजे प्रतिष्ठा यशः एतत् सर्वं प्राप्तुं न शक्यते। यतः काव्यं यशसे उच्यते, अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते इति उच्यते। यश भी चाहिए ना हमको। तो हम खाली पढ़ेंगे, पैसा रोजगार करेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ कीर्ति भी हमारे यहाँ रखने के लिए जरूरत है। तो इसके काव्य के माध्यम से हम कीर्ति बना के रख सकते हैं। हम मर जाएंगे, हजारों साल के बाद हमारा काव्य जीवित रहेगा। कोई भी लेख हमसे लिखा होगा तो वो जीवित रहेगा। 1000 साल के बाद भी हम कालिदास को याद करते हैं, क्योंकि कालिदास ने ऐसे कृतियों हमारे लिए दे के गए हैं। तो उनके सारे कृतियों को हमको पढ़ना है। वो क्या लिखे थे, उस समय सामाजिक अवस्था क्या थी, और आज के लोग क्या कर रहे हैं, उनकी रचना कैसे चल रही है, वो सब हम देखेंगे नहीं। हाईक्यू जैसे छंदों का, छोटे छोटे छंदों का प्रयोग करके लोग लिखते हैं, और अपने भाषा में जो छंद होते हैं, शंकराभरणम जैसे हमारे यहाँ शंकराभरण श्लोक छंद हैं, तेलुगु में भी ऐसे लोक छंद बहुत हैं। लोक छंदों के आधार पर आप संस्कृत की कविता लिखिए, संस्कृत में लिखिए, दूसरे अपने लैंग्वेज में लिखिए। लिखने के लिए आप प्रयत्न कीजिए, तब दूसरों के पढ़ेंगे नहीं तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आपने एक निपुणता, जो माने क्रिएटिव राइटिंग लिखने के लिए जो चाहिए, जो गुणवत्ता चाहिए, वो गुणवत्ता आपके आप में विकास होगा। गुणवत्तायाः विकासः यदा भवति तदा अभ्यासः करणीयः। पहले निपुणता आएगी तो फिर बाद में आप अभ्यास करेंगे। लिखने के लिए लेखनी या लिखने के लिए अभ्यास करेंगे। वो वाल्मीकि ने वहां पे लिखा है, यो अर्थान बहुधा वेद स समर्थोऽर्थ साधने, सह अर्थ साधने समर्थः भवति यह बहुन अर्थान वेद। माने जो ज्यादा पढ़ता है, जो ज्यादा सुनता है और जो ज्यादा देखता है, अनुभव करता है, वही अर्थ साधन में समर्थ होगा, काव्य लिखने में समर्थ होगा। काव्य के साथ साथ कीर्ति भी एक अर्थ है, काव्य के साथ साथ अर्थ भी एक अर्थ है, और काव्य के साथ साथ कामनाओं की पूर्ति, कामना भी एक अर्थ है। काव्य के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष भी एक अर्थ ही है हमारा। तो ये सारे अर्थ हम प्राप्त कर सकते हैं। लिखने के लिए जो अर्थ चाहिए, जो भाव चाहिए, वो भी हम प्राप्त करेंगे। तब करेंगे जब ज्यादा हम पढ़ेंगे। जब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, आपके शास्त्रों को पढ़ो, दूसरे ज्योतिष शास्त्र को पढ़ो। मैं ज्योतिष शास्त्र के नहीं पढ़ूंगा तो कहीं विधि के बारे में, किसी के जन्मदिन के बारे में लिखूंगा, किसी के जन्म के बारे में लिखूंगा, उसके ग्रह नक्षत्रों को लेके उसके स्वभाव को बताऊंगा, तो पहले उनके शास्त्र को तो पढ़ूंगा। अगर नहीं पढ़ूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? जो शब्द मुझे चाहिए, व्याकरण नहीं पढ़ूंगा तो वो शब्द कहां से मिलेंगे मुझे? तो सारे शास्त्रों को पढ़ेंगे, सारे शास्त्रों को समझेंगे, तब जाके हम लिख सकते हैं। कालिदास ने, जब मल्लिनाथ ने टीका किया, खाली काव्य रचना करना सर्जनात्मकता नहीं है। सर्जनात्मकता का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। जैसे हमने यहाँ पे ताड़ के ऊपर लय देना, ताड़ के ऊपर लय दे के इस तरह का प्रदर्शन करना भी एक सर्जनात्मकता। चित्रकला, ताड़ कला, संगीत कला, मूर्ति कला, कविता लेखन कला, पत्रिकाकाराः पत्रिकासु लिखन्ति, तर्हि तत्र लिखन्ति, यत्किमपि लिखन्ति, सामाजिक विषयवस्तु लिखन्ति, राजनैतिक विषयवस्तु लिखन्ति, तत्र लेखने सर्जनात्मकता नास्ति चेत् तत्र ते लेखितुं न शक्नुवन्ति। पत्रिकाकाराः ये वर्तन्ते, पत्रिकासु लेखाः आगच्छन्ति, बहुधा भवन्तः पश्यन्तु, तत्र लेखः कथं भवति, यथा हृदयं स्पृशति
पाठकानां हृदयं स्पृशति लेखः तादृशः लेखः तत्र प्रकाश्यते। अन्यथा वार्तां किञ्चित् पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः। वार्ता यदि सम्यक् भाषया लिख्यते, तत्र भाषायाः सौष्ठवं यदि भवति, रचनात्मकता यत्र वर्तते, तत्र वयं तत् पठितुम् इच्छां प्रदर्शयामः तत्र। अन्यथा न पठामः, अग्रे सरामः, अस्तु एवं प्रकारेण अस्ति, तत्र दिनाङ्कः दीयते, अत्र एवं घटनाः जाताः इति। तत्र सहृदयता दृष्ट्या सामाजिकानां हृदयं जेतुं तादृशाः विषयाः उल्लिख्यन्ते, तेषां विषये तत्र अभ्यासः करणीयः। काष्ठात् अग्निर्जायते मथ्यमानात् इति उच्यते। काष्ठात् अग्निः जायते मथ्यमानात्। जब पहले यज्ञ करते थे तो माचिस से आग नहीं लगाते थे, तो आग कैसे लगाते थे? आग लगाते थे अरणि मंथनेन। वो काठ को, लकड़ी को परस्पर घिसते हुए जो आग उसमें से निकलता था, उसी आग से यज्ञ में अग्नि लगाते थे। यज्ञ काष्ठ के यज्ञ कुंड में अग्नि लगाते थे, उसी आग से लगाते थे। कोई माचिस या किसी दूसरा वस्तु, लाइटर इत्यादि का व्यवहार नहीं करते थे वो। तो इसी तरह के जो विषय वस्तु जब आप अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो उसमें से आग निकलेगा। आग मतलब भावनाएं निकलेंगे। एक कवि ने एक विषय लिखा है, तो कुछ माने अरणि मंथने जातु यो विरंतुम न चेष्टते स एव लभते बन्यम एवं सिद्धेः अपि प्रथा। सिद्धेः ऐसा एव प्रथा अस्ति। प्रयत्न करते रहना, लिखते रहना। उस समय बहुत से शब्द आपके मन में आएंगे जो रिलेटेड शब्द हैं, विषय वस्तु से संबद्ध जो शब्द हैं, उसको आप अलग रख लीजिए। जो दूसरे शब्द आ जाए, अपसारी चिंतनम यत्र गच्छति तत्र ये शब्दाः आगच्छन्ति, तान् न त्यजन्तु, तत्र स्थापयन्तु, एकस्मिन् कोणे स्थापयन्तु। ये शब्दाः विषय वस्तु संबद्धाः, तान् शब्दान् एकत्र स्थापयन्तु। माने असंबद्धाः ये शब्दाः भवन्ति, तान् एकत्र संस्थापयन्तु। तत्र लिखन्तु, अग्रे गत्वा लिखन्तु, अभ्यासं कुर्वन्तु। तत्र बारम्बारम् अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् प्रतिभा विकसति, प्रतिभायाः विकासः भवति, नूतनं किमपि लेखितुं भवन्तः शक्नुवन्ति। अत्र 4 सोपानानि वर्तन्ते नूतन लेखनस्य कृते, सर्जनात्मकतायाः कृते 4 सोपानानि प्रसिद्धानि वर्तन्ते। वैदेशिकैः एतानि सोपानानि प्रतिपादितानि। प्रथम सोपानं भवति प्रिपेरेशन् अस्माभिः क्रियते, नाम प्रस्तुतीकरणं। विषयः अस्माभिः स्वीक्रियते, तत् असेस्मेंट पीरियड इति उच्यते। आकलनं क्रियते, तत्र क्लारिफिकेशन सर्वं स्वीकृत्य आकलनं कृत्वा स्पष्टीकरणम् अस्माभिः क्रियते। कः विषयः अस्माभिः सम्पादनीयः, अस्माकं काव्यं कीदृशं भवेत्, किं लेखनीयम् अस्माभिः, एतत् सर्वं तु स्पष्टीकरणं तत्र स्यात्, स्पष्टीकृतं स्यात्। तत्र असेस्मेंट एंड क्लारिफिकेशन ऑफ चैलेंजेस दैट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी अत्रैव भवति प्रस्तुतिकरणस्य समयः प्रथमः। पहले आपको आपकी सिद्धता होनी चाहिए लिखने के लिए। वो सिद्धता नहीं होगी तो आप नहीं लिख सकते हैं। फिर बाद में जब एक विषय का चयन हो जाएगा, आप एक विषय को चुन लेंगे, समुद्र को मान लीजिए, आप आज ही से शुरू कर दीजिए, किसी भी विषय को आप पकड़ लीजिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, लिखना आरंभ कर दीजिए। कल आप मुझे दिखाइए, परसों 2 दिन 10 दिन के बाद आप मुझे मिलिए, दिखाइए कैसे हुआ। उसके बारे में आप पहले सिद्ध कीजिए कि क्या लिखेंगे। एक विषय आप आज से ही चुन लीजिए और चुन के आज से ही आप चिंतन करना शुरू कर दीजिए। ये सेकंड स्टेज होता है चिंतनम। भैया उच्यते खलु अपसारी चिंतनम अभिसारी चिंतनम इति। ये दोनों चिंतन आपके दिमाग में आएंगे, उसको आप स्टार्ट कर लीजिए। चिंतनम यदा क्रियते तद इन्क्यूबेशन इति उच्यते। इन्क्यूबेशन इति शब्दः वर्तते, अंडौष्णीकरणम् इति शब्दस्य एवं भाषान्तरीकरणं वर्तते। ये अंडौष्णीकरणम् इन्क्यूबेशन किं भवति? कुक्कुटी अस्ति, कुक्कुटी एकम् अंडकं ददाति, अंडकं प्रदाय किं करोति? अंडकस्य उपरि गत्वा उपविशति, तत्र औष्णीकरोति। उसके ऊपर जाके वो मुर्गी जो है बैठती है, बैठने के बाद बैठती है, फिर बाद में कुछ समय बैठती है, फिर जाके अपना भोजन खाना इत्यादि खा के फिर आके फिर उस अंडे के ऊपर बैठती है, फिर कुछ करती है। इसी तरह कुछ दिन करने के बाद उसको पता नहीं है कि अंडे से कब वो शावक निकलेगा। तस्य कुक्कुट्याः शिशुः कदा तत्र अंडकात् आगमिष्यति सा न जानाति। वयमपि किमपि लेखितुं प्रयत्नं कुर्मः खलु। समुद्रं स्वीकृत्य अस्माभिः यदा विषयवस्तु समुद्रः इति विषयवस्तु अस्माभिः चितं, तर्हि समुद्रस्य उपरि अस्माभिः चिन्तनं क्रियते। इत्युक्ते अस्माकं मानसं तत्र
तदुपरि उपविशति। यदा कुक्कुटी गत्वा विषयस्य उपरि उपविशति अस्माकं मानसमपि तदा तस्य उपरि गत्वा उपविशति, उपविश्य तस्मिन् विषये चिन्तयति। कुक्कुट्याः चिन्तनमपि तथैव अंडके वर्तते। मम अंडकं तत्र अस्ति, कदाचित् सर्पः आगत्य खादिष्यति वा, कदाचित् अन्यः कोऽपि जीवः आगत्य स्वीकरिष्यति वा, अथवा मानवः आनीय खादिष्यति वा इति। आमलेट बना लेगा कभी मनुष्य भी लेके उसको, ये भी चिंतन उसके मन में रहता है। अंडक के बारे में उसका दिमाग चलता रहता है। उसी तरह से आप जो विषय ले लिया उस विषय के बारे में चिंतन करते रहिए। कहीं पे भी आप यहाँ बैठे हो ना, यहाँ बैठे बैठे मैं जो बोल रहा हूं आपके विषय के साथ तुलना कीजिए उस विषय को। अरे सार जो बोल रहे हैं क्या मेरे विषय के साथ जुड़ता है क्या? ये विषय जुड़ता है तो नोट कीजिए तुरंत। नोट करने के लिए आपके पास सैमसंग नोटपैड है, अभी कोई पुस्तक और लेखनी की जरूरत नहीं है, आप सैमसंग नोटपैड में आप टाइप करके रख सकते हैं। तो आपके पास साधन अभी बहुत डेवलप्ड साधन मिल गया है। आप अगर किसी विषय वस्तु के जानने समुद्र के बारे में कुछ लिखना चाहा तो मैंने यहाँ गूगल को जाके पूछा, समुद्र टाइप किया, मैंने सी मैंने टाइप किया, देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स, सो मेनी राइटिंग्स समुद्र के बारे में मुझे मिला। मुझे जो चाहिए उसमें से मैं कलेक्ट कर लिया, जो सारा वस्तु मुझे चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैंने कुछ एक महाकाव्य लिखा, उसमें 1200 श्लोक मैंने लगाया, उसमें दूसरे छंद में चित्रालंकार का भी प्रयोग मैंने किया। अब मुझे मैं वाल्मीकि तो नहीं हूं कि मुझे दिव्य दृष्टि ब्रह्मा के दिव्य दृष्टि दे देंगे मैं सब कुछ देख लूंगा, लेकिन मुझे कहाँ मिला फिर ये तथ्य? तो मैं कुछ ऑटोबायोग्राफी किताब मैंने उनका पढ़ा, मैंने कुछ इंटरनेट में उनके बारे में जो मैंने यूट्यूब में उनके बारे में जो वीडियोस, उनके बारे में कुछ आर्टिकल्स और बाकी जो न्यूज चैनल में उनके बारे में जो है, और उनका साक्षात्कार में उनका जो अनुभव, ये सबके बारे में मैंने देखा सुना। 4 साल 5 साल मैंने उसके ऊपर तपस्या किया, तपस्या करके मैंने कुछ लिखा। लिखने के बाद मैं स्थिर नहीं रहा, मैंने वैयाकरणों के पास गया। मैंने जो काव्य लिखा हूं उसमें कोई चित्त संस्कृति दोष ना रह जाए। यशस्वी जी हमारे हैं, हमारे शिवराम भट्ट जी हैं, हमारे दूसरे व्याकरण के पंकज व्यास जी हैं, तो उनको मैंने, कुमार को भी मैंने कितने बार फोन किया, शब्दों के बारे में फोन किया मैंने उनको, ये शब्द में प्रयोग कर रहा हूं, सही है गलत है, तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, ये सही है गलत है तो उन्होंने उपदेश दिया, नहीं उस शब्द को छोड़ के दूसरा शब्द चुना। तो इस तरह से हमको साधन अभी हमारे पास बहुत है। हम विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे, उस विषय के बारे में जो ज्यादा जानते हैं उनके पास जाके बैठेंगे, बैठ के उसके बारे में तथ्य संग्रह करेंगे, फिर जाके हम लिखेंगे जैसे वाल्मीकि जी ने किया। तो हमारे पास अभी साधन है, हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है, लेकिन हमारे पास गूगल गुरु है जो हमको दिव्य दृष्टि देते हैं, विषय वस्तु के बारे में हम संग्रह कर सकते हैं। तो ये इंक्यूबेशन टाइम है, उस विषय के ऊपर हमारा दिमाग मन सब कुछ है लग जाता है, मन प्राण वचन से हम उसी के ऊपर डूब जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा तत्र तस्यैव शरणागतं तत्र शरणागतिं वयम् अभिप्सामः तदा एव किमपि लेखितुं शक्यते। एवं इन्क्यूबेशन भवति, अंडौष्णीकरणं भवति, तदा इनसाइट इति तृतीय स्तरः, इनसाइट इति उच्यते अंतर्बोधः। अंतर्बोधः जब आप चिंतन करते रहेंगे तो एक फीलिंग्स आपके मन में आएगा, एक भावनाएं माने उद्भासित होने लगेंगे, आपका जो आंतरिक प्रकाश है वो जागृत हो जाएगा। आप फिर सोचेंगे कि भाई देखो दिव्यालोक मुझे दिख रहा है, सारे शब्द आपके सामने आ जाएंगे, सारे भाव आपके सामने आ जाएंगे, सारे विषय वस्तु आपके सामने आ जाएंगे धीरे धीरे। दैट पीरियड इज कॉल्ड द यूरेका मोमेंट, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ यूरेका। यूरेका इति विजयस्य समयः इति उच्यते यूरेका। तत्र पास्कल इति कश्चन आसीत् वैज्ञानिकः, एकदा तस्य कृते तत्र मकुटमेकं स्वर्णमकुटं तस्य कृते दत्तं। स्वर्णमकुटं प्रदाय राजा उक्तवान्, अस्मिन् मकुटे तत्र कति स्वर्णांशः अस्ति, धातु भिन्न धात्वंशः कति अस्ति इति भवान् वदतु, यदि न वदति तर्हि भवतां कृते दण्डः दीयते। मुकुटस्य तत्र विच्छेदनं तत्र रासायनिक प्रक्रियया विच्छेदनं न भवेत्। भवान् एवमेव तत्र कथयिष्यति यत् कति परिमाणात्मकः स्वर्णः, कति परिमाणात्मक धात्वन्तरांशः अस्ति इति भवान् वदिष्यति इति तस्य कृते उक्तम्। एवं प्रकारेण सः चिंतन कृतवान इनक्यूबेशन अंडौष्णीकरणम। मुर्गी जैसे जैसे वो चिंतन करती है अंडे के बारे में, उसने उसके बारे में सोचता रहा। एक दिन नंगा होके एक कुंड में स्नान कर रहा था। एकस्मिन् कुंडे सः स्नानं कुर्वन् आसीत्। यदा कुंडे पूर्णं जलं कृत्वा अन्तः प्रविष्टवान्। अन्तः यदा प्रविष्टवान् कुंडात् जलानि बहिः निसृतानि, इत्युक्ते बहिः निसृतानि, सः चक्षुः तत्र पिहितं कृत्वा, चक्षुः पिहिते कृत्वा
किञ्चित् चिन्तितवान्, झटिति तस्य मनसि किमपि आगतं। तदनन्तरं यूरेका यूरेका इति उक्त्वा तत्र राजमार्गे धावनं कृत्वा राज्ञः समीपे गतवान्। इत्युक्ते दिस् इस् मै टैम् आफ् विक्ट्री इति उक्त्वा सः गतवान्। तत्र सः तस्य सूत्रं प्राप्तवान्। इत्युक्ते जलानि यावन्ति जलानि बहिः आगतानि तस्य शरीरस्य भारः यावत् वर्तते तस्य भारं स्वीकृत्य जलानि यानि तत्र बहिः आगतानि तानि जलानि स्वीकृत्य तदनन्तरं तत्र कति परिमाणात्मकः भारः तस्य शरीरे वर्तते इत्यादिकं विचारं कृत्वा वैज्ञानिकं विश्लेषणं कृत्वा मकुटस्यापि तथैव जले संस्थापनं कृत्वा अपरस्य स्वर्णस्य प्योर स्वर्णः अस्ति खलु तस्य संस्थापनं जले कृत्वा जलस्य कियदंशः स्वर्ण माने प्योर स्वर्ण स्थापनेन बहिः आगच्छति पुनश्च मुकुटस्य स्थापनेन कति परिमाणात्मकानि जलानि बहिः आगच्छन्ति इति तुलनात्मकं अध्ययनं कृत्वा मुकुटे कति परिमाणात्मकः तत्र पूर्ण स्वर्णांशः अस्ति इति सः उक्तवान्। इत्युक्ते चिन्तनम् अत्र मम अभिप्रायः भवति अस्माभिः विषयस्य विषये अधिकाधिकतया चिन्तनं करणीयं। यदि चिन्तनं न क्रियते तदा नागच्छति। तदा चिन्तनं कृत्वा कृत्वा यूरेका मोमेंट विजयस्य सम्भवः विजयस्य यात्रा ततः एव प्रारभ्यते। काव्यानि वयं लिखामः तत्र यूरेका मोमेंट वेयर ए ब्रेक थ्रू आइडिया एमर्जेस इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस दिस समटाइम्स अकर्स बाय वर्च्यू। कभी कभी माने सौभाग्य से आपको मिल जाता है, कभी कभी ड्रीम में भी आपको मिलता है। जब हम सोचते रहते हैं, मैं खुद अनुभव किया हूं, जब कुछ लिखता हूं क्या लिखूंगा ये सोचते सोचते लेखनी को पकड़ के रात को सोने के समय में लेखनी को पकड़ के जब लिखने के लिए आरंभ करता हूं कुछ नहीं आते हैं और रात को 1:30 बजे कभी वही विषय जो विषय हम सोच के सोते हैं वही विषय हमारे दिमाग में स्वप्न में आते हैं और मैंने सोचते सोचते सो गया हूं और रात के मैंने आधे रात में 1 बजे 2 बजे वो विषय मेरे दिमाग में आ जाते हैं और आ गया और मैंने उसको तुरंत रात को 1 बजे 1:30 बजे उठ के लिख दिया। मेरे नोटबुक में टाइम भी दिया हूं, कुछ कविता मेरे ऐसे भी हैं जो रात के 1:30 बजे 2 बजे लिखा हूं, टाइम भी दिया हूं कि ये कविता 1:30 बजे स्वप्न में मेरे दिमाग में आए। कविता जयदेव के जीवन में भी ऐसे ही हुआ। जयदेव जी लिख रहे थे और देहि पदपल्लव मुदारम इति कोई पंक्ति है, उन्होंने पूर्ण नहीं कर पाया तो भगवान श्री कृष्ण जी आए और उसको पूर्ण कर दिया। जयदेव के रूप में आके पूर्ण करके चले गए। जयदेव स्नान करने के लिए चले गए और श्री कृष्ण जी भगवान जयदेव के रूप में आके उस पंक्ति को पूरा करके चले गए। भगवान आते हैं स्वप्न में, दिमाग में आते हैं इस तरह के विषय वस्तु। तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर द चैलेंजेस वाज आइडेंटिफाइड समटाइम्स इट अकर्स इन ए ड्रीम। आप इस विषय माने समुद्र के किनारे पे घूम रहे हैं समुद्र के बारे में लिखने के लिए, लेकिन आपको विषय वस्तु नहीं मिलते हैं। आप समुद्र छोड़ के आप जाके कहीं मरुभूमि में घूम रहे हैं तो मरुभूमि में समुद्र के बातें आ जाते हैं। तो जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसके बारे में वहां पे विषय वस्तु नहीं मिलते हैं। जिस जगह के बारे में आप लिखना चाहते हो, जिस विषय वस्तु के बारे में आप लिखना चाहते हो, इस विषय वस्तु के बारे में आप नहीं सोचते हो, बल्कि आप दूसरे विषय वस्तु के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। तो दूसरे विषय के बारे में सोचते सोचते आपके दिमाग में आपके पूर्व विचारित विषय वस्तु भी आ जाते हैं। ये दिमाग में रखते हुए हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हमको सोचना चाहिए कंटिन्यूअसली। फिर बाद में जब अंतर्बोध हो जाता है, 4th स्टेज होता है एलाबोरेशन का टाइप, हम उसको लिखते हैं, लिखते लिखते जाते हैं। द कमेंसमेंट ऑफ इनोवेशन वेयर द ओरिजिनल आइडिया इज रिफाइंड, शेप्ड, कम्युनिकेटेड एंड पुट इनटू प्रैक्टिस। उसी को हम ले लेते हैं और हमारा सारा प्रैक्टिस जो है चलता रहता है, हम काव्य लिखते रहते हैं। ये सारे विषय हैं। इसी तरह से आप काव्य लिखना आरंभ करेंगे। इसी 4 सोपान में आपकी मनोगति बढ़े जाएगी। चिंतन प्रक्रिया जो अभिसारी और अपसारी चिंतन मैंने आरंभ में बोला था, वो चिंतन प्रक्रिया आपका चलेगी और चलते चलते बहुत से विषय आएंगे। स्वीय कार्य प्रणाली पश्यन्तु, अन्यस्य प्रतिभावतः कार्य प्रणाल्याः निरीक्षणं कुर्वन्तु, स्वीय प्रतिदिनाभ्यास पाठवं परिवर्तयन्तु, कार्य प्रणाल्याः अपि मार्ग परिवर्तनं कुर्वन्तु। आप एक ही काम करते रहिए। इस तरह से नहीं है। आप आपके दिमाग में माने विरक्ति भावना आएगी। आप उसी को करते रहिए। मैं काव्य लिखूंगा बोल के आप बैठ के सारा दिन बिताना नहीं लिख पा रहे हैं तो पॉकेट में पेन को डालिए, एक डायरी नोटबुक डालिए, थोड़ा प्ले माने क्रीडा प्रांतरे आगत्य किंचित भ्रमणं कुर्वन्तु, किंचित अन्यस्य विषय चिंतयन्तु। मिरर में आपका चेहरा देखते रहिए। मिरर में चेहरा देखते देखते भी कुछ दिमाग में आ जाता है, लेकिन अभ्यास ऐसे होना चाहिए। तो स्वीय कार्य परिवेशम
विविध कार्य संबंधित चित्रादि रंजयन्तु। आपके जो आप जहाँ रहते हो, आपका जो रूम है, आपका ड्राइंग रूम हो, आपका बेडरूम हो, जहां आप निवास करते हो, जहां आप ज्यादातर टाइम बिताते हो, उस रूम को थोड़ा सा कलरफुल बनाइए। उस रूम को कलरफुल बनाएंगे तो आपका जो क्रिएटिव माइंड है वो डेवलप होगा, चिंतन शक्ति का विकास होगा। आप थोड़ा सा कलरफुल कीजिए, कोई चित्र लगाइए, आप फिल्म एक्ट्रेस का भी चित्र लगा लीजिए, कोई फिल्म जो माने लड़कियां हैं तो फिल्म हीरो का चित्र लगा लीजिए, भगवान का चित्र लगा लीजिए, कुछ भी ऐसे समुद्र का चित्र लगाइए। नौका डूबती नौका का चित्र मत लगाइए, क्योंकि वहां पे बोलते हैं कि उसको लगाने से वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं है। आप भगवत गीता का जो अर्जुन जो रथ बहाते हैं उसको लगाइए, बोलते हैं कि उसको भी मत लगाइए। उससे क्या होता है कि आपका दिमाग युद्ध के ओर जाता है, माने विकृत होता है, मानसिक विकृति। वास्तु की दृष्टि से भगवत गीता का वो चित्र भी नहीं लगाना चाहिए, बोलते हैं कुछ लोग वास्तु की दृष्टि से। तो आप चुन लीजिए, देखिए कितना सुंदर चित्र से ये वीथी चित्रित किए गए हैं। ग्रीवा भंगा भिरामम मुहुर अनुपतति चंदने दत्त दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धा वळीढैः श्रम विवृत मुखभ्रंशैः किरणवर्त्मा पश्योदग्र प्लुवत्वात् वियति बहुतरम। लेकिन चित्र में थोड़ा सा और ऊपर उठा के हरिण को लगाना चाहिए था, थोड़ा नीचे हो गया हरिण। वियति बहुतरम माने थोड़ा सा आकाश मार्ग में उसको उठा के चित्र में दिखाना चाहिए था, है कि नहीं। तो इस चित्र के साथ चित्र प्रदर्शनी अवधानम अपि अत्र जातम अस्ति। चित्रं दृष्ट्वा तत्र लेखितवन्तः, तत्र पश्यतु अत्र कृष्ण जशोदायाः चित्रं वर्तते। तादृशानि चित्राणि प्रकोष्ठे स्थापयन्तु। गौतम बुद्धस्य जीवन संबद्धानि चित्राणि एवं महापुरुषाणां चित्राणि, गान्धिनः चित्राणि, अन्येषां नरेन्द्र मोदी अस्ति तस्य चित्राणि स्थापयन्तु। एवं महापुरुषाणां चित्राणि स्थापयामश्चेत् तर्हि मानसे तत्र क्रिएटिव राइटिंग इत्युक्ते विकास सर्जनात्मकतायाः विकासः भवति। प्रतिदिनम् अनुसन्धान कार्यात् बहिः निःसृत्य भ्रमणं कुर्वन्तु। भ्रमणावसरे मुक्ताः भवन्तु। भवद्भिः सार्धं लेखन पुस्तिकां स्वीकुर्वन्तु। तत्क्षण प्राप्तं किमपि अस्ति चेत् ज्ञानं लिखन्तु। एवं केचन अंशाः तत्र रुचिं विस्तारयन्तु। मैं खट्टा मुझे पसंद है, तो सिर्फ खट्टा खाना नहीं है, थोड़ा माने करेला के ऊपर भी ध्यान दे देंगे, कैसे लगता है उसका स्वाद, ये देखेंगे तो भी थोड़ा दिमाग में अलग विषय आते हैं कि नहीं। अगर आप खाली इमली खाएंगे, इमली खाली गोभी मंचूरी, रात को शाम होते ही गोभी मंचूरी, अरे गोभी मंचूरी छोड़ के थोड़ा कोई और भी विषय मंगा लो, खा लो। नहीं मुझे और कोई पसंद नहीं, इडली थोड़ा खा लो, नहीं इडली पसंद नहीं है। अरे रुचि को परिवर्तन कीजिए, रुचि का परिवर्तन करेंगे तो क्रिएटिव राइटिंग भी डेवलप होगा आप में। ये साधारण चीज नहीं है, इसको ध्यान में रखने का विषय है। भवतां शोध विषयात् भिन्नं यत्किमपि पुस्तकम् अस्ति तदपि पठन्तु, शास्त्रान्तराणि पठन्तु, बहुभिः जनैः सह साक्षात्कारं कुर्वन्तु, अनुसंधातृभिः सह मिलन्तु। माने यू डेवलप योर फ्रेंडशिप। आप बढ़ाएंगे तो आपके ही लाभ होंगे। आप उसके साथ में नहीं मिलूंगा, आप बचने का दरिद्रता इति किसी के साथ मिलेंगे नहीं, एक रूम में क्लमजी होकर बैठेंगे, उसके सारे दुर्गुण को हम देखते रहेंगे। अरे वो दुर्गुण को मत देखो, उसके सुगुण को देखो और उसके साथ मिलो, फ्रेंडशिप बढ़ाओ, उससे भी आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वही विषय आपके लिए सर्जनात्मकता का विकास कराएगा। और विभागांतर अध्यापक सह मिलन्तु भो, अत्र केवलम अत्र ट्रांसलेशन विभागस्य अध्यापकः तस्य छात्राः तेन सह एव मिलन्ति। अस्माकं प्रकाशन अनुसन्धान छात्र अध्यापकैः सह नागच्छन्ति। तत्रापि केचन एकस्मिन् विभागे भूत्वा तत्र एकस्मिन् अध्यापके एव रुचिं स्थापयन्ति, अध्यापकान्तरस्य समीपं न गच्छन्ति वा? तादृशाः अपि बहवः छात्राः। किमर्थम् इत्युक्ते न ज्ञायते, परन्तु गन्तव्यं तत्र। माने तैः सह मिलामश्चेत् अध्यापकः कदापि कुवृत्तिं न ददाति, कदापि तत्र सः भवतां कृते मिथ्या ज्ञानं न ददाति, कदापि भवताम् अनिच्छां न इच्छति। गुरुः सर्वदा गुरुः एव भवति, मार्गदर्शनं ददाति। अतः अध्यापकैः सह मेलनं करणीयम्। इत्युक्ते विषयं स्वीकृत्य गच्छन्तु, किमपि एकं विषयं प्रष्टुं गच्छन्तु, तत्र गत्वा राजनीतिं कर्तुं न। तत्र गत्वा राजनीतिं कुर्वन्ति चेत् क्लेशः भवति। तत्र विषयं स्वीकृत्य गच्छन्तु इति अध्यापकैः सह जनानां तत्र मेलनं भवेत्। भवतां विषयेण सह असंबद्धस्य जनस्य समीपे भवतां विषयं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो विषय लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, आप जब लिख दोगे तो जो कोई ज्ञानी है उसको जाके नहीं बोलना। ज्ञानी को तो बोलेंगे, करेक्शन वो करेगा, लेकिन आपने जो लिखा है वो कभी साधारण पाठक समझ पाएगा या नहीं पाएगा। एक मूर्ख के पास जाके उसको बोलो, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। अरे आपको पता है ऐसे ऐसे विषय हैं, अगर उसको समझ में आ गया
तो आपका जो राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग, वो सफल हो गया समझ लीजिए। नहीं तो फिर दूसरा कोई समझेगा ही नहीं आपके काव्य को, तो आप उसको लिख के क्या फायदा। हमारा तो कोई टारगेट होना चाहिए ना राइटिंग का। जो माने टारगेट नहीं है तो क्या फायदा हमको कुछ लिखने के लिए। हम कुछ ना कुछ लिख देते हैं, कोई पढ़ता नहीं है और उसके बारे में कोई सोचता नहीं है, उसके ऊपर कोई अनुसंधान नहीं होता है, लोग उसको आदर नहीं करते हैं, दूर फेंक देते हैं। कालिदास ने काव्य लिखा है, आज भी उसका आदर है। देखो कालिदास के काव्यों का चित्र यहाँ लिखा है, कहीं भारवी का चित्र तो यहीं नहीं लगाया किसी ने, कहीं भवभूति का चित्र तो नहीं लगाया। तो ये सब कालिदास ने ऐसे लिखा है जो आज भी लोगों के दिल में है। तो लोगों का दिल हमारा टारगेट है, सहृदय का हृदय हमारा टारगेट है। उस टारगेट को लक्ष्य बना के हमको लिखना है। तो सहृदय क्या है, वो साधारण जन होता है, वो इतना शास्त्र निपुण पंडित नहीं होता है। उसको अगर समझा देंगे काव्य के माध्यम से तो हमारा सफल हो जाएगा। इसी तरह से तत्र लिखन्तु यत्किमपि लिखन्ति तस्य पुनः पुनः मूल्यांकनं कुर्वन्तु, तेषु विद्यमानं सम्बन्धं तत्र पश्यन्तु, तत्र अन्ततो गत्वा भवतां रचना तत्र प्रतिभामयी रचना तत्र आगमिष्यति, भवन्तः यशस्विनः भवन्ति, जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयमिति उच्यते। अत्र स्कैम्पर् इति पञ्चवाक्यानि उक्त्वा अहं समापयितुम् इच्छामि। स्कैम्पर् इति मेथड् वर्तते रचनात्मकतायाः कृते। यदा अस्माभिः एतत् सर्वं क्रियते तदा चिन्तनं यद् वर्तते, अभिसारि चिन्तनम् अपसारि चिन्तनं भवति। चिन्तने ये विषयाः आगच्छन्ति, ये शब्दाः आगच्छन्ति, किमपि छन्दः आगच्छति, कोऽपि रागः आगच्छति, कोऽपि तालः आगच्छति, माने तथा माधुर्य व्यञ्जकाः वर्णाः अपि आगच्छन्ति, ओज व्यञ्जकाः वर्णाः अपि आगच्छन्ति, ट ठ ड ढ प्रभृति शब्दाः तादृशाः यथा चञ्चल भूज भ्रमित चण्ड गदा विघात अथवा स्वच्छन्द छलद छकत् छकुहर इति एतादृशाः शब्दाः अपि आगच्छन्ति। आगमनसमये तेषां प्रतिपादनं मया करणीयं वा न वा इति अस्मिन् सन्दर्भे स्कैम्पर् इति मेथड् वर्तते। एस् फॉर सब्स्टिट्यूशन स्थानपरिवर्तनम् इति उच्यते। केचन शब्दाः भवन्ति अस्मिन् स्थाने प्रयोक्तव्याः, केचन शब्दाः भवन्ति तस्मिन् स्थाने प्रयोक्तव्याः। इत्युक्ते यत्र युद्धस्य वर्णना अस्माभिः क्रियते तदा अस्माभिः ओजव्यञ्जकवर्णानां प्रयोगः करणीयः, एतादृशाः शब्दाः तत्र नियोक्तव्याः इति विचिन्त्य तत्र युद्धस्य वर्णना सन्दर्भे तेषां परिवर्तनं कृत्वा तत्र स्थापयन्तु। ये व्यञ्जकवर्णाः माधुर्यव्यञ्जकवर्णाः आगच्छन्ति तान् वर्णान् त्यक्त्वा स्वीकृत्य, यथा अनङ्ग रङ्ग मुहु तत्र प्रतिमा इत्यादि तत्र एतादृशाः शब्दाः भवन्ति। उन्मीलन मधुगंध लुब्ध मधुप व्याधूत चूतांकुरैः क्रीडत कोकिल काकली कलिकलैः उद्गीर्ण कर्णज्वराः नीयन्ते पथिकैः कथम कथमपि ध्यानावधाने क्षण प्राप्त प्राण समागम रसोल्लासैरमी वासराः। एक वासरस्य चित्रं तत्र उपस्थाप्यते, शृंगारात्मक चित्रं वर्तते, कोमलवर्णाः तत्र प्रयुक्ताः, माधुर्यव्यञ्जकवर्णाः तत्र प्रयुक्ताः। शृंगारस्य रसस्य आस्वादने एते सहायकाः भवन्ति। अतः एतादृशान् शब्दान् एकत्र स्थापयन्तु। अन्ये ये कठिन शब्दाः भवन्ति तान् एकत्र स्थापयन्तु। एवं कॉम्बिनेशन सम्मिश्रणं कुर्वन्तु। कदाचित् तत्तत् शब्दानां सम्मिश्रणमपि भवति। अडाप्शन रूपान्तरीकरणमपि कुर्वन्तु। एकः शब्दः प्राप्तः, सः शब्दः मया न प्रयोक्तव्यः, अपरः कश्चन शब्दः प्रयोक्तव्यः इति एवं भवति। कदाचित् एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः, स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। व्यञ्जकवर्णाः भवन्ति ते तं काव्यं तत्र द्विगुण रसास्वादने सहायं कुर्वन्ति तत्र तादृशाः शब्दाः। यथा तत्र निशेषच्युतचन्दन स्तनतटं निर्मृष्ट रागोधरो नेत्रं दूरम अनंजने पुलकिता तन्वी तवायं तनु इति अस्मिन् श्लोके कविः अधम शब्दस्य एकस्य शब्दस्य प्रयोगः कविना कृतः। अधमः इति नायकस्य कृते अधम शब्दस्य उल्लेखः कृतः। सः अधम शब्दः एव अत्र व्यङ्ग्यं सम्पादयति, अन्ये शब्दाः न। अधम शब्दः एव व्यङ्ग्यं सम्पादयति, व्यङ्ग्यचारुतां दर्शयति, रसास्वादने सहायकः भवति सः शब्दः। तादृशाः शब्दाः अस्माभिः तत्र कदाचित् अधमस्थाने अन्यः कोऽपि शब्दः तादृशः भवति चेत् तादृशं रसास्वादनं कर्तुं न शक्यते। अतः परिवर्तनं, तदनन्तरं मैग्निफाय इत्युक्ते परिवर्धनम्। एम् पी फॉर पुट टू अदर यूज। केचन शब्दाः आगताः, अनपेक्षिताः शब्दाः मानसे आगच्छन्ति, तान् शब्दान् एकत्र स्थापयन्तु, न तत्र न विस्मर, कुत्रापि लिखन्तु, पुनः से शब्दाः नागमिष्यन्ति। अभी आप सुबह एक श्लोक के बारे में सोच रहे हैं,
जाते जाते सोच रहे हैं एक श्लोक के बारे में कि आज जाके इस श्लोक को पूरा ही कर लूंगा क्योंकि मुझे शब्द मिल गए हैं। घर पहुंचते ही वो शब्द फिर गुम हो जाते हैं, दिमाग से वो शब्द गुम हो जाते हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से भावनाएं जो है उसको भी थोड़ा सा आप केयरफुली, आ गया है तो तुरंत किसी में लिख दो, भाई ये शब्द आया है तो तुरंत इसको लिख के रखता हूं, फिर बाद में इसका उपयोग कहीं पे करूंगा। एलिमिनेशन, कुछ जगह में डिस्कशन करना पड़ता है, कहीं रीअरेंज करना पड़ता है, रिवर्स करके व्यवस्थापनम एवं परिवेश रूपरेखया प्रवेश रूपरेखया सह। जहां से आप स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग बहुत लंबा सफर है, ये सब करते करते आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगेगा, पता नहीं कब यूरेका मोमेंट आएगा, पता नहीं। इतना बड़ा लंबा जो सफर है आपका काव्य लिखने का, जो सफर है, इतने दूर में कभी आप पहले जो सोचे थे उस सोच से कभी भी हटना नहीं, क्योंकि आपका जो मन है उस अंडे में रहना चाहिए। जो विषय आप पहले सोचे थे, 1 साल पहले 2 साल पहले जो विषय सोचे थे, उस विषय को लेते लेते आप चलना, कभी भी उस विषय से दूर नहीं हटना। दूर हट जाओगे तो पूरा जो है आपका जो रचनात्मक प्रक्रिया है सब बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए प्रवेश रूपरेखया सह सर्वदा परिचिताः भवन्तु, अवसरे अभ्यासं कुर्वन्तु, अंतिम पादे एतत् सदैव मनसि धारयन्तु यत् स्वीकृत समस्या आलोचनावसरे आगताः समस्याः नूतन विचारधाराश्च समान रूपेण महत्वपूर्णाः भवन्ति। माने अभिसारी चिन्तने आगताः विषयाः, अपसारी चिन्तने आगताः विषयाः, असंबद्धाः विषयाः, संबद्धाः विषयाः रचना क्षेत्रे सर्वेपि तत्र मुख्याः भवन्ति। सर्वान् अपि स्वीकृत्य अस्माभिः गन्तव्यम्। तेन एव तत्र उच्यते रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्, रमणीयता च लोकोत्तराह्लादजनक ज्ञानगोचरता। ज्ञानगोचरता इति उच्यते। ज्ञानगोचरता केषां शब्दानां? असंबद्धानां शब्दानां ज्ञानगोचरता, संबद्धानां शब्दानां ज्ञानगोचरता इति अत्र उच्यते। असंबद्धाः शब्दाः अपि आगच्छन्ति, कदाचित् लौकिकाः शब्दाः आगच्छन्ति, कदाचित् अलौकिकाः शब्दाः आगच्छन्ति। सर्वेपि तेषु सर्वेष्वपि संबद्धाः ये भवन्ति, रसमयता येषु शब्देषु वर्तते, सौन्दर्यं यत्र वर्तते, रमणीयता यत्र वर्तते, तादृशाः एव शब्दाः ज्ञानगोचरी भवन्ति चेदेव तत्र रमणीयता आगच्छति। अतः अस्मिन् सन्दर्भे यदि रचनात्मकतायाः विषये मनसि आगच्छति, एतस्मिन् विषये जागरूकाः भवामः, चिन्तनम् अग्रे सारयामः। समयः कदा भवति वयं न जानीमः, दैट यूरेका मोमेंट व्हेन इट विल कम वी डोंट नो। कदापि अस्माभिः न ज्ञायते सः विजयस्य समयः कदा आगमिष्यति। अतः सः विजयस्य समयः यदा आगच्छति तदा किञ्चित् अत्र समयाधारेण कदाचित् मानवस्य अज्ञतायां तद्गत मनः सीमाम् उल्लङ्घते, तदन्तर्निहित कलाशक्तेः परिप्रकाशः जायते। तदा तस्य मनसः रूपम् एकस्य शिल्पिनः रूपम् इव आभाति। वंचित लाञ्छित अवहेलित अपान्तेय मानवानां कृते सः चिन्तयति, अश्रुणे मुञ्चति, विप्लवस्य सेनापतित्वं निर्वहति। कदाचित् तस्य मनसि विभावद्वयं परिस्फुरति, कदाचित् प्रेमिणी विप्लवः, कदाचित् विप्लवस्य प्रेम इति। तदनुप्राणनायां सह रचयति काव्यं। साधारण सत्यमपि कविसुलभ छद्माभरणतले अलुकायितं न भवति। अप्रकाशित समग्र प्रवञ्चनायां विद्यमानायाम् अपि तद्भवति प्रकाशितं। तदा भवति काव्यपुरुषस्य विजययात्रा। कदाचित् आनन्द निरानन्दयोः छायालोके लोकः कविचक्षुषि मायाञ्जनस्य लेपनं करोति। प्रणयस्य प्रतिदानत्वेन प्रतारणां लब्ध्वा तस्य लेखनी वेदना। सर्वं जगन्नाथार्पणमस्तु, सर्वं वेङ्कटेशार्पणमस्तु इति उक्त्वा विरमामि। विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु कविशक्तिः। धन्यवादाः। यत्र रविर्न प्रविशति तत्र प्रविशति कविः इति एकम् आभाणकं दृश्यते। तर्हि काव्यरचना इति विषयः महान् वर्तते, तथापि संक्षिप्ततया अत्र अस्मत् कृते उद्बोधनं कृतवद्भ्यः आचार्येभ्यः अवधानसङ्घं पक्षतः हार्दाः धन्यवादाः। सम्प्रति अध्यक्षाः कृष्णेश्वर झा महोदयाः, तान् अहं सविनयं सम्प्रार्थये कृपया निमेषद्वये, यतोहि समयाभावात् निमेषद्वये स्वकीयम् अध्यक्ष भाषणं प्रदीयताम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जानाथाय ते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।
अस्मिन् सन्दर्भे एतत् सभा चलति, सभा विषये किं वा वक्तव्यम्? एतद् दिनत्रयात्मक अवधान कार्यक्रम चलति। अवधानेषु बहुषु कार्यक्रम आसन्। अधुना अग्रे तृतीय दिवसेषु तद् काव्य विषयम् अविलम्ब्य एते स्वविषयं प्रतिपादितवन्तः। सोमनाथ दास संयोजकस्य एतत् महत्त्वं भवति, यतोहि आवयोः सम्बन्धं बहु प्राचीन एव अस्ति। पुर्यां मया द्वौनां सम्बन्धम् अस्ति। तादृशैव अद्य काव्यविषयं यत् प्रतिपादितवन्तः तस्य ज्योतिषः सम्बन्धं भवति। ज्योतिषस्य ज्ञानेन किं, ज्योतिषविषयाणां ज्ञानम् अग्रिम कार्यस्य कृते भवति, तथैव काव्यस्य ज्ञानम् अग्रिम जीवनस्य उत्कर्ष कृते, जीवनस्य विकासार्थ कृते एतद् विषयः भवति। तादृशी काव्यलेखने काव्यविषये प्रतिपादनं कृतवन्तः सुष्ठुतया, बहु समीचीनतया। काव्यकरणे यथा समयस्य ज्ञानं न भवति, एते स्वतः उक्तवन्तः। समय ज्ञानं न भवति, किमपि ज्ञानं न भवति, केवल काव्यज्ञानमेव भवति। तादृशै विषयाणां मध्ये मया किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। यतोहि ज्योतिषे कथं सम्बन्धं भवति। कक्षा सर्वा अपि दिविषदां चक्रलिप्ता अंकिता अस्ता। कक्षा सर्वे भवति, यतोहि अत्र स्थित्वा सर्वेषु ग्रहाणां स्थिति ज्ञानं क्रियते। तदपि किं भवति, हृदयवशात् भवति, ज्ञान अन्तर्ज्ञानेन भवति। तथा एते काव्येषु अपि प्रतिपादितवन्तः। एवं मे वृत्तीय लघूनि महती शिवमहताश्च लिप्ता। यथा लघु चिंतनं भवति तादृशै लघु काव्यानि भवति। मेघदूतम् इत्यादि, कालिदास बृहत् महाकाव्यम् इत्यादि तादृशै एतेषामपि वर्णनं कृतं। तस्मात् एते शशिभिर्यादित्य भौमेज्य मन्दा। तस्मै मध्ये नवग्रहाणां कर्माणि अस्ति। एतेषां तथा सृजनात्मक काव्यं, रचनात्मक काव्यम्, अनन्तरं बहुभिः काव्यानां वर्णनं कृतं। तत् एतत् सम्बन्धं भवति। मन्दाक्रान्त छन्दसे एते व्याख्यानं कृतं। तथा मन्दाक्रान्त इव सत्सधरास्ते भान्ति। याता कर्मेण सर्वे ग्रहा यथा स्थिति भवति तथे एते काव्यमाध्यमेन मानव जीवनस्य उत्कर्षाय विकासार्थं सर्वेषु विषयाणां प्रतिपादनं सम्यक्तया कृतवन्तः। तादृशैव अनन्तरं तादृशैव आचार्याणां कृते धन्यवादं वक्ष्यामि। पुनः अस्य किं भवति, काव्येन किं भवति, किं ज्ञायते। यथा विद्यानां नरस्य कीर्ति भवति, तथा विद्यानां नरस्य कीर्तिर्तुला भागक्षये चाश्रे। अर्थात ज्ञानम् अस्ति, पुस्तकलेखनं विषय ज्ञानम् अस्ति, प्रतिपादितं क्षमता अस्ति चेत् किं भवति, तेषां जीवनं सुखमय भवति। अनन्तरं समस्या काले तस्य मार्गदर्शनं भवति। धेनु कामदुधा रतिश्च विधेय नेत्रं तृतीयं च स। एवमेव धेनु यथा भवति तादृशैव एते। सत्काराय तनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना। अनन्तरं तेषां सर्वदा आदर सत्कार इत्यादि भवति। काव्यकर्तारः ये भवन्ति तेषां सम्पूर्ण भूलोके आदर सत्कार सर्वदा भवति। तादृशैव तस्माद् उपेक्षते हेतु विषयां विद्याधिकारं कुरु। अतएव एते अन्ते अपि कथितं सर्वदा काव्यस्य अधिकारं कुरु। क्षेत्रेषु काव्यस्य पृथक् क्षेत्रेषु चिन्तनं कृत्वा क्षण एव लभ्यते तर्हि काव्यविषये लिखतु। तथैव ज्ञानविषये एतादृशी विद्याधिकारं करणीयं भवेत्। एतेषां महान् विद्वांसानां सम्बन्धं मध्ये एतेषाम् एकं वक्तुम् इच्छामि। यतोहि पूर्यां यदा आसन् मयापि तत्रैव छात्रावस्थायाम् आसीत्। एतेषाम् अधुना अपि आवासं यत्र अस्ति तत्रैव एतेषामपि आवासः अस्ति गुरुकुले। मध्ये एतेषां ज्योत्स्ना नाम्ना किञ्चित् शब्दस्य प्रयोगं कृतं। मया चिन्त्यते एतेषां काव्य कर्तुं वक्तुं मध्ये ज्योत्स्ना नाम्ना भार्यायाः प्रति कदाचित् वंशी गता इति मया चिन्त्यते। तादृशैव एते गता अन्येषामपि उक्तवन्तः। एवमेव समय तो गतमस्ति, सर्वेषां बुभुक्षा कालः। अतएव एतद् कार्यस्य डायरेक्टर रूपेण नियोजकाः भवन्ति परमानंद मिश्रा महोदयानां। तेषाम् अनन्तरं विद्यापीठस्य एतद् द्वयानां तत्त्वावधानेन एतद् कार्यं चलति।
तेषां एतत् कार्यस्य प्रमुखाः भवन्ति परमानन्द मिश्रस्य, तेषां धन्यवादं समर्पयामि। अनन्तरं संपदानन्द मिश्राणां धन्यवादं समर्पयामि। एवमेव कार्यस्य संयोजकाः भवन्ति प्रोफेसर सच्चिदानंद मूर्ति। एते नूतन अधुनैव एते अस्मिन् वर्षे एव प्रोफेसर रूपेण पदं प्राप्तवन्तः। तादृशैव नूतनानाम् अत्र योजनं विभागेषु विद्यापीठेषु अवधान कार्यक्रमपि नूतनाः सन्ति। तादृशैव नूतना कार्येषु नूतनानां संयोगस्य योजने किं भवति, नूतना किं न करिष्यन्ति, तेषां सर्वेषु साधकाः भवन्ति। एवमेव अस्य संचालक रूपेण कुमार महोदय आगताः सन्ति, तेषामपि धन्यवादं समर्पयामि। अनन्तरम् अग्रे छात्राः अध्यापकाः ये सन्ति सर्वेषाम् एति वैष्णवी सर्वेषां कृते धन्यवादं समर्प्य मीडिया इत्यादीनां समर्प्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः। धन्यवादाः महोदयः। यतोहि धन्यवाद समर्पणमपि कार्यमस्ति, तदपि महोदयेन तत्र पूर्वमेव तत्र कृतं। सम्प्रति मुख्यवक्तॄणां सम्माननं कुर्वन्ति अवधान संगम इत्यस्य निर्देशकाः ऋषिवुड् विश्वविद्यालयस्य ह्यूमन् सैन्स् इति विभागस्य अध्यक्षाः आचार्याः सम्पदानन्द मिश्र महोदयाः। तानहं सविनयं सम्प्रार्थये कृपया मुख्यवक्तॄणां सम्माननं राङ्को प्रदानेन स्मृतिचिह्न प्रदानेन च कुर्वन्तु इति। धन्यवादाः। एवमेव एतस्य सत्रस्य अध्यक्षाः, यतोहि 12 आरभ्य एतावत् पर्यन्तं बहुकालं ऊढ्वा अस्मान् अनुगृहीतवद्भ्यः ज्योतिष विभागस्य अध्यक्षेभ्यः आचार्येभ्यः कृष्णेश्वर झा महोदयेभ्यः अपि सम्माननं कुर्वन्ति इति सम्प्रार्थये सम्पदानन्द मिश्र महोदय। एवं अस्य सत्रस्य सञ्चालकाः भवन्ति तत्र अनुवाद विभाग अध्यापकाः असिस्टेंट प्रोफेसर सहायकाचार्यः भवन्ति अस्माकं मित्रमणयः कुमार महोदयः। तेभ्यः अपि सम्मानं कुर्वन्ति सम्प्रार्थये। एकं सामूहिकचित्रं भवति, वैष्णव शीघ्रम् आगच्छति।